कैसे होगा, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एक न्यू वीडियो के अंदर। जैसे कि आप लोगों ने लास्ट एपिसोड के अंदर देख लिया था कि जो लू फैंग था एंड एम्परर क्वीन थे, इन दोनों के बीच में फाइट चल रही थी घमासान लेवल की। इसके अंदर हम लोग को देखने के लिए मिल सकता था कि जो एम्परर क्वीन है उन्होंने अपनी स्वॉर्ड लाइट को फैला दिया था। उसको रोकने के लिए जो लू फैंग था उसने अपने ब्लड रिवर का इस्तेमाल किया था। जो लू फैंग की वास्ट ब्लड रिवर थी उसने कहीं ना कहीं एम्परर क्वीन को कुछ टाइम तक तो रोक लिया था, लेकिन उसके बाद जब एम्परर क्वीन अपनी स्वॉर्ड लाइट के ऑरा को पूरी तरीके से बढ़ा देते हैं एंड अपनी 3000 किलिंग फॉर्मेशन को एक्टिवेट करते हैं, जो कि एक हेवन पिलर रिलम की फॉर्मेशन थी। इसी के साथ ही जो गेम होता है ये एकदम से पलट जाता है कि इस फॉर्मेशन के अंदर जो टावरिंग पिलर्स थे वो फॉर्म हुए थे काफी सारी स्वॉर्ड लाइट से मिलके। यहाँ पे कुल मिला के 36 हेवनली पिलर्स हम लोगों को देखने के लिए मिल सकते थे, जो कि आपस में एक तरीके से इंटीग्रेट हो गए थे। वो फैंग देख सकता था कि जो 36 हेवनली पिलर्स है जो कि आसमान के अंदर इस वक्त फ्लोट कर रहे थे, उन्होंने लू फैंग की हैवी ब्लड रिवर को पूरी तरीके से रोक दिया था। पर कोई कहता है, ब्रदर गैलेक्सी, ये जो मेरे 36 हेवनली पिलर है इन्हें मैंने हेवनली पिलर रिलम से सीखा है। ये फॉर्मेशन का आइडिया भी मैंने कुछ कुछ वही से लिया है। तुम्हें मेरा ये जो मूव है ये कैसा लगा? तुम इसके पावर के बारे में क्या सोचते हो? लू फैंग कहता है 36 हेवनली पिलर का एज अ फाउंडेशन के तौर पे यूज करना एंड उनको इस्तेमाल करते हुए एक वर्ल्ड फॉर्म करना एंड उस वर्ल्ड से एक स्वॉर्ड फॉर्मेशन क्रिएट करना, ये सही में काफी ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। क्योंकि लू फैंग को इस स्वॉर्ड फॉर्मेशन के अंदर से एंडलेस किलिंग इंटेंट महसूस हो रहा था, जो कि इस 36 स्वॉर्ड लाइट पिलर्स के अंदर से आ रहा था। पर तभी जो लू फैंग होता है वो एक डेविल वाली स्माइल देता है एंड कहता है, लेकिन मेरी ये जो ब्लड रिवर है ये भी इतनी ज्यादा सिंपल नहीं है जितना तुम सोचते हो। इसी के साथ लू फैंग चिल्लाता है, राइज। इसी के साथ हम लोगों को देखने के लिए मिलता है जो लू फैंग की इम्यून मेंटल विल होती है वो पूरी तरीके से उसकी एंडलेस ब्लड रिवर के साथ मर्ज हो जाती है एंड उसकी जो एंडलेस ब्लड रिवर होती है वो एक तरीके से एक जाइंट पाइथन का रूप ले लेती है। एंड ये जो जाइंट पाइथन होता है ये सडनली उनमें से एक बड़े से हेवनली स्वॉर्ड पिलर को पकड़ लेता है एंड उसे पकड़ते पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देता है। लू फैंग के इस ब्लडी पाइथन को देख के जो एम्पर क्वीन थे वो पूरी तरीके से शॉक हो जाते हैं, उनको भरोसा नहीं हो रहा था जो लू फैंग की जो ब्लडी रिवर है ये इस तरीके का भी कोई मूव कर सकती है। एंड वो फील कर सकता था कि लू फैंग का जो ब्लडी पाइथन है इसके अंदर से निकलने वाला जो ऑरा है वो ऑलरेडी ओरिजिन कॉन्टिनेंट के लिमिट्स को टच कर चुका है। जो पाइथन है इसके जो टेल स्लैशेज है वो काफी ज्यादा शार्प है एंड उसके हर एक सेल के अंदर एंडलेस डिस्ट्रक्टिव पावर है। लू फैंग अपनी अलग अलग टेक्निक्स का इस्तेमाल कर रहा था, जिसके कारण उसके जो मिस्टीरियस कॉम्बिनेशन थे वो उन पिलर को एक ही झटके के अंदर तोड़ के फोड़ दे रहे थे। इसी के साथ जो लू फैंग का जंगली पाइथन होता है वो पूरी तरीके से पागल हो जाता है एंड वो एक के बाद एक इन सारे के सारे पिलर्स को फाड़ने लग जाता है। एम्पर क्वीन इस पावर को देख के पूरी तरीके से शॉक थे। वही जो बाकी के गॉड किंग्स थे ओरिजिन कॉन्टिनेंट के अंदर जो कि इस बैटल को देख रहे थे, उन लोगों की भी पूरी तरीके से हालत टाइट हो चुकी थी, क्योंकि वो आराम से फील कर सकते थे कि ये जो पावर है ये गॉड किंग लेवल की पावर तो बिल्कुल भी नहीं है, ये गॉड किंग लेवल को ऑलरेडी सरपास कर चुकी है। ये जो इन दोनों की बैटल है ये ऑलरेडी एक अलग लेवल के ऊपर जा चुकी है। ये सारा का सारा जो बैटल होता है वो एक बाउंड्री बीच भी देख रहा होता है जो कि टियानमो किंगडम का था। वो अपने आप से कहता है, चाहे मैं कितनी ज्यादा कोशिश क्यों ना कर लूं, चाहे मैं कितना ज्यादा हार्ड कल्टीवेशन क्यों ना कर लूं, मैं अपने बॉटल मैप को ब्रेक थ्रू नहीं कर पा रहा। चाहे कुछ भी हो जाए मैं अपने अल्टीमेट रिलम को ब्रेक नहीं कर पा रहा। ऐसा लगता है कि मैं हमेशा हमेशा के लिए यही पे स्टक रह जाऊंगा। क्या सही में मेरा आगे बढ़ने का कोई भी तरीका नहीं है? क्योंकि गाइस आप लोगों को जैसे कि पता होगा कि एक बाउंड्री बीस उसका जो फेथ होता है वो बस अल्टीमेट रिलम तक होता है। इस लेवल तक आने के लिए इन लोगों को कोई भी मेहनत नहीं करनी पड़ती। वो अगर कुछ ना भी करे तो वो ऑटोमेटिकली टाइम के साथ इस लेवल के ऊपर आ सकता है, लेकिन इस लेवल के ऊपर आने के बाद लोगों का कोई भी आगे कोई फ्यूचर नहीं होता, क्योंकि इसके आगे एक कदम भी लेना इन लोगों के लिए पूरी तरीके से मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। ये उनके फेथ के खिलाफ है। वही जो वेंजी किंगडम का लॉर्ड था वो भी पूरी तरीके से शॉक हो चुका था इन सब चीजों को देख के एंड वो इस वक्त पावर डिफरेंस को देख पा रहा था। भले ही देखा जाए तो ये जो लॉर्ड ऑफ वेंजी किंगडम है ये इस वक्त काफी ज्यादा पावरफुल है एंड अगर ये अपने फुल पोटेंशियल के साथ लड़े तो ये आराम से लू फैंग को हरा सकता है, क्योंकि जो लू फैंग है वो अभी तक अपने अल्टीमेट लेवल तक नहीं पहुंचा, वो बस सेकंड लेवल के ऊपर पहुंचा है। इस वक्त वो इस फाइट को अंजाम दे पा रहा है बिकॉज जो लू फैंग था वो अपने स्टार टावर का भी इस्तेमाल कर रहा था इस वक्त। वही जो लॉर्ड ऑफ वेंजी किंगडम होता है वो अपने आप से मन ही मन कहता है शायद से उसे ओरिजिन कॉन्टिनेंट के बाहर जाना चाहिए एंड बाहर के मिस्ट्रीज के साथ ही वो अपने आप को और ज्यादा इवॉल्व कर सकता है। क्योंकि अभी इस बंदे को अपने ऊपर थोड़ा सा प्रेशर फील हो रहा था, क्योंकि आज से पहले इससे अगर ज्यादा कोई पावरफुल पूरे के पूरे ओरिजिन कॉन्टिनेंट के अंदर था तो वो बस एम्पर क्वीन थे, लेकिन अभी एक और बंदा आ चुका है जो कि इनके बराबरी में खड़ा है। वापिस से जो सीन होता है वो लू फैंग के फाइट के ऊपर शिफ्ट होता है। जो एम्पर क्वीन होता है वो लू फैंग के उस बड़े से सर्पेंट को देख रहे होता है जो कि एक के बाद एक उनके सारे के सारे हेवनली प्लेयर्स को फोड़ते जा रहा था। अभी वो हंसते हैं एंड कहते हैं, ब्रदर गैलेक्सी, तुम्हारा ये जो ब्लड रिवर पावर है ये इंडीड एक अलग ही लेवल के ऊपर पहुंच चुका है, लेकिन तुम मुझे भी कम मत आगो। मैं अभी अपने स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म का इस्तेमाल करने वाला हूँ जो कि 3000 किलिंग फॉर्मेशन का स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म है। इसका नाम है 3000 वर्ल्ड। जैसे उसने ये चीज़ बोली थी वैसे ही हम लोग नेक्स्ट सेकंड के अंदर काउंटलेस स्वॉर्ड लाइट्स देखने के लिए मिलती है जो कि अचानक से कहीं से आती है एंड वो एंडलेस मिस्ट्रीज के साथ मिलकर एक फॉर्मेशन को बनाती है। जब लू फैंग ये सारा का सारा सीन देखता है तो वो काफी ज्यादा शॉक होता है, क्योंकि इन सारी स्वॉर्ड लाइट्स के अंदर एंडलेस वाइटिलिटी थी। ऐसा लग रहा था कि इन स्वॉर्ड लाइट के अंदर जमीन, आसमान,
माउंटेन या फिर कुछ ऑर्डिनरी क्रिएचर्स भी उसको देखने के लिए मिल सकते थे। एक तरीके से इन स्पॉटलाइट्स के अंदर बर्थ ऑफ लिविंग बीइंग था। ये एक तरीके से 3000 वर्ल्ड्स के अंदर इवॉल्व हो चुकी थी। अपने इसी मूव के साथ ये जो बंदा होता है एम्पर क्वीन, वो लू फैंग के आराम से उस ब्लड सर्पेंट को पूरी तरीके से रोक लेता है, उसके ब्लड रिवर को पूरी तरीके से सप्रेस भी कर देता है। ये जो स्वॉर्ड लाइट थी वो धीरे धीरे करके लू फैंग के ब्लड रिवर को कोरोड कर रही थी, लेकिन स्टिल लू फैंग के पास एंडलेस वाइटिलिटी है। एंड जैसे ही अगर उसके ब्लड रिवर का एक कण भी खत्म होता है, वो वैसे ही वापस से रीजनरेट हो जाता है। लू फैंग अपने आप से मन ही मन कहता है कि उसकी ये जो एंडलेस ब्लड रिवर है ये बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रही है इस वक्त, क्योंकि इसे पूरी तरीके से कम्प्लीटली सप्रेस कर दिया गया है। लू फैंग का ये जो एंडलेस ब्लड रिवर वाला अटैक था ये डेफिनेटली काफी ज्यादा पावरफुल था, क्योंकि इसे लू फैंग स्टार टावर के सीक्रेट पैटर्न्स के थ्रू ड्राइव कर रहा था, यट इसे पूरी तरीके से सप्रेस कर दिया गया है। तो एम्पर क्वीन होते हैं वो हंसते हुए कहते हैं, ब्रदर लुए, तुम्हारा ये जो ब्लड रिवर है ये ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा मिस्टीरियस है, क्योंकि इसका जो रिलम है वो ऑलरेडी अर्ली डिवाइन एम्पर रिलम के ऊपर पहुंच चुका है। और ओरिजिन कॉन्टिनेंट की पावर्स की बात की जाए तो उसके लिमिटेशन के अंदर डेफिनेटली मेरे पास एक छोटा सा एडवांटेज है, बट स्टिल इस चीज़ से कोई भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं चाह के भी आपको कोई भी हार्म नहीं पहुंचा सकता। भाई जो लू फैंग होता है वो भी इस चीज़ को देख के काफ़ी ज़्यादा जोश में आ चुका था। वो स्माइल करते हुए एम्पर क्वीन की तरफ देखता है एंड कहता है, मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि मुझे ओरिजिन कॉन्टिनेंट के अंदर किसी के द्वारा सप्रेस किया जाएगा। हारना मुझे पसंद नहीं एंड जीतना मेरी फितरत है। एम्पर क्वीन तैयार हो जाओ, क्योंकि अभी मैं पूरी तरीके से ऑल आउट जाने वाला हूँ। फाइनली जो लू फैंग था वो इस वक्त पूरी तरीके से सीरियस हो चुका था। ये चीजें सुन के जो एम्पर क्वीन थे वो भी थोड़े से शॉक हो चुके थे, क्योंकि उन्हें लगा नहीं था कि लू फैंग के पास और भी कोई ट्रम्प कार्ड होगा, या फिर होगा भी तो वो लू फैंग का लाइफ एंड डेथ वाला बैटल मूव होगा। इसका इस्तेमाल बस तभी किया जाता है जब सही में जान के ऊपर बात आ गई हो। इसी के साथ लू फैंग के उस ब्लडी सर्पेंट के अंदर से हम लोगों को एक स्टार टावर बाहर आते हुए देखने के लिए मिलता है। इसके कुल मिला के 9 फ्लोर्स थे। जैसे जैसे धीरे धीरे करके ये बाहर की तरफ इमर्ज हो रहा था, वैसे वैसे लू फैंग का जो ब्लड रिवर था उसकी जो कोरिडिंग एबिलिटी थी वो भी एक अलग ही लेवल के ऊपर जाती जा रही थी। ऐसा लग रहा था कि लू फैंग के हाथों के अंदर किसी एक नए ट्रेजर का जन्म हो रहा है। फर्स्ट टाइम था जब लू फैंग स्टार टावर को अपनी फाइट के अंदर इस्तेमाल करने वाला था। अभी तक लू फैंग बस स्टार टावर की मदद से उसके सीक्रेट पैटर्न्स का इस्तेमाल करते हुए अपने मूव को एम्पलीफाई किया करता था। आज फर्स्ट टाइम लू फैंग ने अपने स्टार टावर को बाहर निकाल दिया था फाइट के अंदर। वो स्टार टावर को खुद अपने कंट्रोल के थ्रू यूज कर रहा है। एम्पर क्वीन इस ताकत को देख के पूरी तरीके से शॉक हो चुके थे। उनको भरोसा नहीं हो रहा था। वो समझ चुके थे ये कोई ऑर्डिनरी ट्रेजर तो बिल्कुल भी नहीं है। जैसे ही लू फैंग का ये स्टार टावर इमर्ज हुआ था, ये बाहर आते ही पूरी तरीके से धीरे धीरे करके बढ़ना शुरू हो गया एंड ये बड़ा होते होते काफी ज्यादा मैजेस्टिक होते जा रहा था। इसकी जो साइज थी वो इतनी ज़्यादा बड़ी थी कि ये जो एम्पर क्वीन थे उन्होंने जो 3000 वर्ल्ड क्रिएट किया था अपनी स्वॉर्ड लाइट के थ्रू, उस वर्ल्ड को भी इसकी स्वॉर्ड लाइट ने पूरी तरीके से फाड़ के रख दिया था। कुल मिला के ये जो 3000 वर्ल्ड था जो कि एम्पर क्वीन ने अपने फॉर्मेशन के थ्रू क्रिएट किया था, इस वर्ल्ड की इतनी ज़्यादा औकात नहीं थी कि स्टार टावर को अपने अंदर झेल सके। जो एम्पर क्वीन होता है वो लू फैंग की तरफ देखता है एंड कहता है, ये जो ट्रेजर है इसे जरूर किसी हुनियान बींग ने ही क्राफ्ट किया होगा। ऐसे ट्रेजर काफी ज्यादा कम देखने के लिए मिलते हैं ओरिजिन कॉन्टिनेंट के अंदर। एंड ये जो ट्रेजर होता है ये आराम से किसी भी हुनियान बींग से अगर नीचे वाला कोई भी लेवल होगा तो उसके अंदर कोई भी अटैक क्यों ना कर दे, फिर चाहे वो सोल अटैक हो या फिजिकल अटैक, उसे कम से कम 90% तक कमजोर कर सकता है। इस तरीके के जो लॉज होते हैं जो कि इन ट्रेजर्स को क्राफ्ट करने के लिए यूज होता है, वो कोई भी ऑर्डिनरी पर्सन नहीं कर सकता, खास करके ओरिजिन कॉन्टिनेंट का पर्सन। पूरी की पूरी ओरिजिन कॉन्टिनेंट के अंदर काफी सारे जो पावर थे वो लू फैंग एंड एम्पर क्वीन का मैच देख रहे थे। जब वो लू फैंग का इस स्टार टावर को देखते तो पूरी तरीके से शॉक हो चुके थे। उनको बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था इस वक्त इवन जो 3 मेजर एलायन रेसेस थी उनकी भी लालच भरी नजर इस वक्त लू फैंग के उस स्टार टावर को देख रही थी। उन सभी लोगों को ऐसा लग रहा था कि मे बी ये जो ट्रेजर है इस ट्रेजर को युआन के द्वारा क्राफ्ट किया गया है एंड अनफॉर्चुनेटली जो ट्रेजर है ये ओरिजिन कॉन्टिनेंट के अंदर रह गया। एंड इस वक्त जो लू फैंग है वो इतना ज्यादा पावरफुल है कि पूरे के पूरे ओरिजिन कॉन्टिनेंट के अंदर किसी का बाप भी उससे ये ट्रेजर नहीं छीन सकता। इवन थॉट वो जो 3 मेजर एलियन रेसेस है वो भी काफी ज्यादा पावरफुल है, लेकिन वो सारी पावरफुल है केज के बाहर। केज के अंदर वो लोग बस एक लिमिटेड अमाउंट तक पावर्स को ही यूज कर सकता है। जो लू फैंग की पावर्स है वो ऑलरेडी ओरिजिन कॉन्टिनेंट के पीक को टच कर चुकी है। ओरिजिन कॉन्टिनेंट के अंदर तो उसे कोई भी नहीं मार सकता, ना उसे कोई उसकी चीज छीन सकता है। बाकी की जो फोर्सेस थी वो ये देख के भी काफी ज्यादा शॉक थी। ये जो गैलेक्सी से ओरिजिन है इसने एक्चुअल में इसकी स्ट्रेंथ ने पूरी तरीके से एम्पर क्वीन को सप्रेस कर दिया। उनको समझ नहीं आ रहा था ये जो 9 स्टोरी टावर बिल्डिंग है ये इतनी ज्यादा टेरिफाइंग कैसे हो सकती है। इवन एम्परर्स एंड मोनार्क्स उन लोगों की भी धड़कनें काफी ज्यादा तेज हो चुकी थी इस चीज को देख के। एंड इस वक्त सभी लोगों को लू फैंग के स्ट्रेंथ का पता लग चुका था। उनको समझ आ चुका था कि जब लू फैंग ने एम्पर युआन को मारा था तब वो ऑल आउट नहीं गया था, यानी कि इन लोगों को लग रहा था कि एम्पर युआन को मारने के लिए लू फैंग की चड्डी
चड्डी गीली हो चुकी होगी। बट अभी जब लू फेंग ने अपनी असली पावर्स दिखाई थी तो अभी इन सभी लोगों की चड्डी गीली हो चुकी थी, क्योंकि इवन थॉट लू फेंग ने अभी तक भी अपनी पूरी पावर्स नहीं दिखाई थी, क्योंकि उसने अपनी स्टार टावर का इस्तेमाल नहीं किया था। क्योंकि इससे पहले कि वो उसका स्टार टावर का इस्तेमाल करता, एम्परर क्विंग की पूरी तरीके से फट चुकी थी एंड वो सफेद झंडा दिखा चुके थे। एम्परर क्विंग ऑलरेडी इस वक्त काफी ज्यादा दूर आ चुकी थी लू फेंग से एंड वो लू फेंग से चिल्ला के कहते हैं इस बैटल को यहीं पे खत्म करते हैं। इसे सुनते ही जो लू फेंग होता है वो भी अपने स्टार टावर को वापस से अपने ब्लड रिवर के अंदर गायब कर देता है। जो लू फेंग था उसने स्टार टावर का इस्तेमाल बस तब किया जब उसकी जो ब्लडी रिवर है वो एम्परर क्वीन को संभाल नहीं पाई। एंड वैसे भी पूरी की पूरी ओरिजिन कॉन्टिनेंट के अंदर काफी ज्यादा ऐसे ही कम लोग हैं जिनके ऊपर लू फेंग अपने स्टार टावर का इस्तेमाल कर सकता है। जो एम्परर क्वीन होता है वो लू फेंग के क्लोज आता है एंड उसके पास आते हुए हंसते हुए कहता है ब्रदर गैलेक्सी, तुम्हारा जो टैलेंट है वो तो एक अलग ही लेवल का है एंड इस ट्रेजर के साथ तुम तो और भी ज्यादा पावरफुल बन जाते हो। ये ट्रेजर जरूर एल्डर युआन के द्वारा छोड़ा हुआ ट्रेजर होगा। मुझे भी एक बार एक ट्रेजर मिला था जो कि एल्डर युआन ने छोड़ा था, लेकिन मैं उस ट्रेजर को इस केज वर्ल्ड के बाहर छोड़ के आ चुका हूँ। इन फ्यूचर जब ब्रदर गैलेक्सी इस 9 स्टोरी टावर यानी कि स्टार टावर को बाहर निकालोगे तो भले ही ओरिजिन कॉन्टिनेंट के अंदर आपसे ये चीज कोई ना छीन सके, लेकिन जब आप ओरिजिन कॉन्टिनेंट के बाहर जाओगे तो आपको इसका संभाल के ख्याल रखना पड़ेगा, क्योंकि ये काफी सारे पावरफुल एलियन पावर हाउसेस का अपने तरफ ध्यान अट्रैक्ट कर सकता है। लू फेंग एम्परर किंग से कहता है ब्रदर किंग, क्या आपको डर नहीं लगता कि केज के बाहर आपका ट्रेजर आपसे कोई चुरा लेगा? इस चीज को सुनते एम्परर किंग हंसने लग जाता है एंड कहता है ऐसी बात नहीं है, बस हमें केयरफुल रहना पड़ेगा। ऐसी भी काफी ज्यादा कमी ऐसे ट्रेजर्स है जो कि एल्डर युआन के द्वारा क्राफ्ट किए गए हैं। इन सारे ट्रेजर्स को इवन तुम इन्फिनाइट स्पेस के अंदर भी एक्सचेंज कर सकते हो। इन्फिनाइट स्पेस तो ऐसी जगह है जहाँ पे हेवन पिलर रिलम के ट्रेजर्स ओकेजनली अमर्ज होते रहते हैं। लू फेंग कहीं ना कहीं एम्परर किंग की बातें समझ चुका था। कुल मिला के जो एम्परर किंग था उसे ऐसा लग रहा था कि जो लू फेंग का स्टार टावर है वो मे बी ऐसा कोई ट्रेजर है जो कि लू फेंग ने इन्फिनाइट स्पेस से एक्सचेंज किया है, क्योंकि इन्फिनाइट स्पेस के अंदर जितने भी ट्रेजर्स है उन सारे के सारे ट्रेजर्स को हुनयान बींग के थ्रू क्राफ्ट किया गया है। इवन कुछ ट्रेजर्स को एल्डर युआन के द्वारा खुद रिफाइन किया गया है। इन सभी लोगों की जो वैल्यूज होती है वो वेरी करती है। इसकी जो सबसे ज्यादा वैल्यूएबल ट्रेजर्स होता है वो लगभग 1 लाख रिवॉर्ड पॉइंट्स तक चले जाते हैं एंड जो ऑर्डिनरी वंस होता है उनकी कीमत 20,000 से 30,000 तक रिवॉर्ड पॉइंट्स तक चली जाती है। जिन ट्रेजर्स की कीमत 1 लाख रिवॉर्ड पॉइंट से ऊपर चली जाती है, इस तरीके की जो ट्रेजर्स होता है वो इवन डिवाइन एम्प्रेस को भी पूरी तरीके से पागल कर देता है। लेकिन जो ट्रेजर्स 20 से 30,000 रिवॉर्ड पॉइंट्स के होता है वो जनरली कॉमन होता है, उनसे इन लोगों को ज्यादा कुछ घंटा फर्क नहीं पड़ता। ऐसे भी काफी ज्यादा कमी ऐसे ट्रेजर है जो कि 1 लाख रिवॉर्ड पॉइंट्स के आसपास है इन्फिनाइट स्पेस के अंदर एंड इस तरीके के जो ट्रेजर्स है वो केज के बाहर काफी ज्यादा मदद कर सकता है। लू फेंग को ये सब चीजें ज्यादा चीजें समझ नहीं आ रही थी, क्योंकि जो लू फेंग था अभी तक उसने एक भी ट्रेजर इन्फिनाइट स्पेस से एक्सचेंज नहीं किया था। तो उसे ये बात क्लियर नहीं थी कि इन्फिनाइट स्पेस के अंदर जो ट्रेजर्स है वो स्टार टावर से भी ज्यादा कीमती हो सकते हैं या नहीं। लेकिन फिलहाल के लिए उसके लिए इसका ये जो स्टार टावर है वो उसके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट था, ना कि सिर्फ कॉम्पैक्ट पावर के लिए बल्कि कल्टीवेशन के लिए भी, क्योंकि जो लू फेंग था वो स्टार टावर के सिंबल्स एंड एग्रीमेंट्स को स्टडी करके अपनी कल्टीवेशन को आगे बढ़ाता था। उसके जितने भी सीक्रेट पैटर्न्स थे वो लू फेंग के कल्टीवेशन के अंदर काफी ज्यादा बेनिफिट करते थे, इवन उसके लाइफ एंड डेथ पाथ के अंदर भी। इसलिए लू फेंग ने पहले ही सोच लिया था इवन जब वो सोर्स वर्ल्ड के बाहर जाएगा तभी भी वो स्टार टावर को सोर्स वर्ल्ड के बाहर नहीं लेके जाएगा शुरुआत में, जब तक वो सोर्स वर्ल्ड के बाहर अपनी अच्छी खासी जान पहचान नहीं कर लेता, अपना अच्छा खासा फाउंडेशन ना बना ले। वैसे भी जब तक जो स्टार टावर है वो ओरिजिन कॉन्टिनेंट के अंदर है, किसी के बाप के अंदर इतना दम नहीं है कि वो स्टार टावर को सीज कर सके। लू फेंग होता है वो एम्परर किंग से कहता है ब्रदर किंग, क्या अभी तक किसी ने भी किसी भी ऐसे ट्रेजर को एक्सचेंज किया है जिसकी कीमत 1 लाख रिवॉर्ड पॉइंट के आसपास हो? एम्परर किंग ना के अंदर मुंडी लाते हुए कहता है ओरिजिन कॉन्टिनेंट के अंदर तो किसी ने नहीं किया, लेकिन जो बाकी के सोर्स वर्ल्ड है डेफिनेटली उसके अंदर किया है। जो एम्परर युआन है उन्होंने काफी सारे सोर्स वर्ल्ड्स के अंदर इन्फिनाइट स्पेस को छोड़ा हुआ है एंड वैसे भी उन ट्रेजर्स की कीमत 1 लाख रिवॉर्ड पॉइंट्स के आसपास होती है, जो कि काफी ज्यादा होता है। एंड तुम्हें पता होगा कि इन्फिनाइट स्पेस के अंदर रिवॉर्ड पॉइंट्स कलेक्ट करना कितना ही ज्यादा मुश्किल है, लेकिन स्टिल ये जो ट्रेजर्स होता है ये काफी ज्यादा बेनिफिशियल होता है इवन केज के बाहर भी, लेकिन इन्हें पाना उतना ही ज्यादा मुश्किल होता है। लू फेंग जानता था ये इंडीड काफी ज्यादा मुश्किल था इन्फिनाइट स्पेस के अंदर रिवॉर्ड पॉइंट्स अर्न करना। आप लोगों को याद होगा कि लू फेंग को इन्फिनाइट स्पेस से पैसा तभी मिला था जब उसने अपने विल पावर को उसने गॉड किंग लेवल से सरपास किया था, तब उसे कुछ 1 लाख रिवॉर्ड पॉइंट्स के आसपास मिला था। लेकिन वो अपने इन 1 लाख रिवॉर्ड पॉइंट्स को इसी तरीके से कैजुअली किसी एक ट्रेजर के ऊपर नहीं खर्च कर सकता, कि इन्फिनाइट स्पेस के अंदर जो स्पेशल एंड परफेक्ट इनहेरिटेंस है ये इनहेरिटेंस भी काफी ज्यादा कूल है, काफी ज्यादा अट्रैक्टिव है एंड कल्टीवेशन के अंदर काफी ज्यादा मदद करता है। जब तक आप सफिशिएंटली पावरफुल ना हो तब तक आप किसी पावरफुल ट्रेजर को भी हैंडल नहीं कर सकते। इसके बाद जो एम्परर क्वीन होता है वो लू फेंग से कहता है बाय द वे जो भी रिमेनिंग ट्रेजर्स है जो कि तुम्हें एम्परर युआन से मिले थे, क्या तुम्हें उन्हें सेल करने के लिए मुश्किल हो रही है? लू फेंग कहता है हाँ, उन रिवॉर्ड्स को बेचना थोड़ा सा मुश्किल है। उन 5 में से 2 ट्रेजर्स को मैंने बेच दिया, लेकिन बाकी के 3 अभी भी मेरे पास ही है। एम्परर क्वीन कहता है कि जो 2 सबसे ज्यादा वैल्यूएबल चीजें थी वो ऑलरेडी तुम सेल कर चुके हो एंड जो सबसे ज्यादा कॉमन चीजें थी वही तुम्हारे पास बच चुकी है, क्यों ना तुम इन चीजों को यांग एशियन कंट्री को बेच दो।
इनके बदले में मैं तुम्हें कुल मिला के 10,000 हुनियान क्रिस्टल्स दूंगा। जनरली ये जो हुनियान क्रिस्टल्स है ये गेस्ट को दिए जाते हैं, 2 एशियन कंट्रीज को। वो इनके मदद से मेरिट्स को एक्सचेंज कर सकते हैं, साथ ही साथ वो किसी और ट्रेजर को भी एक्सचेंज कर सकता है। एंड मैं तुम्हें बता दूं कि ये जो 10,000 हुनियान क्रिस्टल्स है, अगर इनका वैल्यू निकाला जाए तो ये लगभग 100 बिलियन मेरिट पॉइंट्स के आसपास आती है। देखा जाए तो ये काफी ज्यादा लार्ज अमाउंट के अंदर मेरिट्स है। इवन एक सेकंड लेवल का गॉड किंग लेवल का वॉरियर भी इतने मेरिट्स नहीं रख पाता। एम्परर्स एंड मोनार्क्स के लिए भी इतने मेरिट इकट्ठा करना थोड़ा बहुत चैलेंजिंग है। लू फेंग इस चीज के लिए मान जाता है, जिसके बाद वो इन सब चीजों को एक्सचेंज कर लेता है। इसी के साथ जो एम्पर क्वीन है तो वो भी लू फेंग को रेडिएंट हुनियान क्रिस्टल्स दे देता है। हर एक हुनियान क्रिस्टल का जो साइज था वो लगभग कुछ सेंटीमीटर्स के आसपास था। जो लू फेंग था वो इन हुनियान क्रिस्टल्स के अंदर से नेचुरल ऑरा को भी ऑब्जर्व कर सकता था। यानी कि इन हुनियान क्रिस्टल्स को आप बस करेंसी के तौर पे नहीं बल्कि इसे अपने सेल्फ इंप्रूवमेंट के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हो। देखा जाए तो ये जो हुनियान क्रिस्टल्स होती है ये एक तरीके की यूनिवर्सल करेंसी है। यानी कि इस चीज का इस्तेमाल इवन आप सोर्स वर्ल्ड के बाहर भी कर सकते हो, किसी भी चीज को खरीदने के लिए या फिर बेचने के लिए। ये जो हुनियान क्रिस्टल्स होता है वो हुनियान बींग्स के एसेंस से रिफाइन होता है। लू फेंग तुरंत सारे के सारे क्रिस्टल्स को अपने स्पेस पाउच के अंदर रख लेता है। एंड उसके हाथों के अंदर बस हम लोग को 2 से 3 क्रिस्टल्स देखने के लिए मिल सकते थे, जिनको वो ऑब्जर्व कर रहा था। एम्पर क्वीन कहता है ये जो हुनियान क्रिस्टल्स है इनको तुम यूनिवर्सल करेंसी के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हो, साथ ही साथ इन्हें ऑब्जर्व करने से तुम्हारे कल्टीवेशन में भी तुम्हें काफी ज्यादा फायदा होगा। लेकिन एक चीज याद रखना, ये जो ऑब्जर्वेशन वाला काम है ये तुम हमेशा एक मॉडरेट अमाउंट के अंदर ही करना, क्योंकि अगर तुम हद से ज्यादा इनका इस्तेमाल कर लेते हो तो इसकी जो इफेक्टिवनेस है वो पूरी तरीके से कम हो जाएगी। वैसे ये डिपेंड करता है कल्टीवेटर टू कल्टीवेटर, तो तुम्हें अपने कल्टीवेशन के हिसाब से अपने लिए एक राइट अमाउंट चूज करना पड़ेगा। क्योंकि अगर तुम ज्यादा इनको ऑब्जर्व कर लेते हो तो एक टाइम के बाद ये तुम्हारे ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं डालेंगे। लेकिन वो वाला स्टेट कभी भी आने मत देना, क्योंकि ये जो हुनियान क्रिस्टल्स है ये इवन तुम्हें तभी काम आएंगे जब तुम हुनियान बींग बन जाओगे। यानी कि कोई कितना ही ज्यादा पावरफुल क्यों ना हो जाए ये चीज मैटर नहीं करती। ये जो हुनियान क्रिस्टल्स है ये हमेशा काम आता है, बस आपको कुछ भी करके इनसे यूज टू नहीं होना है। कि अगर एक बार आप इससे यूज टू हो जाते हो तो ये किसी काम के नहीं रह जाते। इसी के बाद जो एम्पर क्वीन होता है वो लू फेंग से कहता है ब्रदर गैलेक्सी, जब तुम्हारी जो सीक्रेट टेक्निक्स है वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगी एंड जब वो तैयार हो जाएगी तो तुम मुझे बुला सकते हो। इसी के बाद वो लू फेंग को एक टोकन दे देता है। इस टोकन को जब भी लू फेंग क्रश करेगा तो इमीडिएटली एम्पर क्वीन को मैसेज चला जाएगा एंड उन्हें पता चल जाएगा कि जो लू फेंग की सीक्रेट टेक्निक है वो कंप्लीट हो चुकी है एंड वो तैयार है बाहर जाने के लिए। जैसे बाकी एम्परर्स के पास भी यांग फे नेशन के इस तरीके के टोकन है, लेकिन इस बार ये वाला जो टोकन था जो कि इन्होंने लू फेंग को दिया था थोड़ा सा स्पेशल वाला टोकन था, क्योंकि बाकी लोगों के कॉल्स को ये जो एम्पर क्वीन था वो नेग्लेक्ट कर सकता था एक टाइम में। यानी कि उसे पता तो चलता था लेकिन वो इतना कुछ ध्यान नहीं देता था। बट जो टोकन लू फेंग को उसने दिया था ये टोकन थोड़ा सा स्पेशल था, क्योंकि चाहे जो एम्पर क्वीन है वो डीप सिक्लूजन के अंदर क्यों ना हो, लेकिन तुरंत उन्हें इस चीज का मैसेज मिल जाएगा कि जो लू फेंग है वो तैयार हो चुका है। भाई जो लू फेंग होता है वो भी हाँ के अंदर मुंडी हिला देता है एंड कहता है ठीक है, जब भी मैं तैयार रहूंगा मैं आपको बता दूंगा। वही सीन शिफ्ट होता है, हम लोगों को यांग फे नेशन का किंग पैलेस देखने के लिए मिलता है, जिसके ऊपर जो सबसे बड़ी वाली प्लेस होती है उसके ऊपर बैठे होते हैं एम्पर क्वीन। बाकी की जितनी भी प्लेसेस होती है वो बाकी के एम्पर्स ने घेर के रखी थी। यहाँ पे काफी सारे एम्पर्स देखने के लिए मिल सकते थे, जैसे कि एम्पर फू, एम्पर यान, एम्पर जियो फैंग, एम्पर चू, माफ करना एम्पर यान तो मर चुका है। भाई इसके बाद इन लोगों के बीच में एक डिस्कशन होता है। लोग एम्पर क्वीन से इस चीज के बारे में डिस्कस कर रहे थे कि क्या वो जो गैलेक्सी ओरिजिन है उसने क्या सही में अपनी 9 स्टोरी टावर की मदद से आपको हरा दिया। ये बात सच है। इन सभी लोगों की जो बातें होती है वो एम्पर क्वीन ध्यान से सुनता रहता है। फाइनली वो अपना मुंह खोलते हुए कहता है कि वो जो गैलेक्सी ओरिजिन है वो एक्सट्रीमली पावरफुल है, इवन उसके पास एक एक्सेप्शनल पावरफुल ट्रेजर भी है एंड उस टावर लाइक ट्रेजर के साथ मैं उसे नहीं हरा सकता। ये चीज सुन के सारे जो एम्परर्स होते हैं वो थोड़े से शॉक रह जाते हैं, जिसके बारे एम्पर क्वीन कहता है कि ओरिजिन कॉन्टिनेंट के पावर लिमिटेशंस के अंदर इवन अगर एंसेस्टर भी आ जाए तो वो भी इस बंदे को नहीं हरा सकते, तो इसे मारना तो दूर की बात है। जिसके बाद एट द एंड जो एम्पर क्वीन होता है वो बस इतना ही कहता है कि जो गैलेक्सी ओरिजिन है इसने ऑलरेडी अपना फाउंडेशन पूरी तरीके से स्टेबलाइज कर लिया है ओरिजिन कॉन्टिनेंट के अंदर एंड अभी इस बंदे का कुछ भी नहीं हो सकता। एंड ये कहने के बाद वो अपनी पोजीशन से डिसअपियर हो जाता है। वो जो 11 एम्प्रेस थे वो एक दूसरे की तरफ देखते रह जाते हैं एंड वो लोग काफी ज्यादा शॉक के अंदर थे कि इवन उनके जो एंसेस्टर है वो भी इस बंदे को नहीं हरा सकते। जो एम्पर फूथ है वो भी इस वक्त एक लंबी सांस लेते हैं एंड मन ही मन कहता है पहली ओरिजिन कॉन्टिनेंट के अंदर थंडर एशियन किंगडम के वो सारे एंसेस्टर्स एंड साथ ही साथ वो सारे के सारे मोनार्क्स थे एंड इनके अलावा ईस्ट पोलर डोमेन एंसेस्टर एंड अभी एक और नया बंदा आ गया जिनसे इनको संभल के रहना पड़ेगा। वही जो एम्पर कॉन्ग होता है वो कहता है इसका मतलब हमें एम्पर युआन की डेथ को इसी तरीके से सहना पड़ेगा अपने ऊपर। वही जो एम्पर यान होता है वो चिल्लाते हुए कहता है तुम अपना मुंह बंद रखो। वही ये चीज सुनते ही जो एम्पर कॉन्ग होता है वो भी गुस्से में आ जाता है एंड कहता है क्यों तुम लोगों को क्या मिर्ची लग रही है क्योंकि मैं सच कह रहा हूँ। एंड ये कहने के बाद वो बंदा भी यहाँ से निकल जाता है।
इसी के साथ सब लोग सोच रहे होते हैं कि एक और एंसेस्टर लेवल का बींग अपीयर हो चुका है ओरिजिन कॉन्टिनेंट के ऊपर, जिसका कोई भी कुछ भी नहीं उखाड़ सकता। इसी सोच के बाद एक के बाद एक सारे के सारे जाने लग जाते हैं यहाँ से। जो एम्परर फू होता है वो इस वक्त थोड़े से टेंशन के अंदर होता है। उन्हें समझ नहीं आ रहा था क्या ये जो गैलेक्सी से ओरिजिन है क्या ये सही में लो है ही है। अगर ये सच्ची में लो है ही है तो क्या ये लो है सही में इसके साथ जाने के लिए तैयार होगा, यानी कि ये इसका कंपेनियन बनने के लिए तैयार होगा कॉन्टिनेंट के बाहर जाने के लिए। कि ऑलरेडी जो लू फेंग था वो ऑलरेडी काफी ज्यादा पावरफुल था, इवन उन्होंने एम्परर क्वीन को हरा रखा था। तो क्या वो एम्परर फू को अपना कंपेनियन चूज करेगा, ये चीज सोच सोच के इस बंदे का दिमाग खराब हो रहा था। इसी के साथ जो एम्परर फू होता है वो मन ही मन सोचता है एट द एंड चाहे कुछ भी हो, जो कल्टीवेशन है वो हमें खुद से करना पड़ता है। इस बात के ऊपर हमें खुद के ऊपर डिपेंड रहना पड़ता है। शायद से मुझे कोई ना कोई तरीका ढूंढना पड़ेगा अल्टीमेट लेवल के ऊपर पहुंचने के लिए। वैसे देखा जाए तो ये जो बंदा है ये ऑलरेडी सेकंड लेवल के पीक के ऊपर है, ये बस अल्टीमेट लेवल से एक कदम की दूरी के ऊपर है, लेकिन ये अपना ब्रेक थ्रू नहीं कर पा रहा। इसके बाद ये बंदा भी अपनी जगह से गायब हो जाता है। एंड इसी तरीके का जो डिस्कशन होता है वो इवन थंडर एशियन किंगडम के अंदर भी हो रहा होता है, जहाँ पे सभी लोग ये चीज़ डिस्कस कर रहे होता है कि कोई भी ऐसा पर्सन नहीं है जो कि लू फेंग को ओरिजिन कॉन्टिनेंट के अंदर हरा सके। इवन जो एंसेस्टर्स है वो भी कुछ भी नहीं कर सकते, कि जो एम्परर क्वीन की पावर है वो ऑलरेडी किसी एंसेस्टर से कम नहीं है। वहीं हम लोग को सिटिंग माउंटेन गैस देखने के लिए मिलता है, जो कि इस वक्त वो सारी वीडियोस देख रहे थे, यानी कि लू फेंग के फाइट के वीडियोस, क्योंकि डेफिनेटली जो एम्परर क्वीन थे उन्होंने यांग पे एंशिएंट नेशन के इंटेलिजेंस को भेज दिए थे। अभी कोई भी बंदा इन सारी वीडियोस को देख सकता था। जो सिटिंग माउंटेन गेस्ट होता है जब वो देखते हैं पूरे के पूरे एंटायर बैटल को, तो उन्हें काफ़ी ज़्यादा प्राउड फील हो रहा था कि उनका जो डिसाइपल है वो ऑलरेडी इतना ज़्यादा पावरफुल हो चुका है। एट द एंड जब वो स्टार टावर को देखते हैं तो उनके आंखों के अंदर एकदम से आंसू से आ जाता है, क्योंकि ये वही तोहफा था जो कि सिटिंग माउंटेन गेस्ट ने लू फेंग को दिया था। उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था कि ये जो चीज़ है ये लू फेंग के लिए इतना ज़्यादा प्रीशियस साबित हो जाएगी कि ये इवन अल्टीमेट बीइंग बनने के बाद भी उसके काम आएगी। एक्चुअली इन सभी लोगों को नहीं पता कि जो लू फेंग है वो अभी भी सेकंड लेवल के ऊपर ही है एंड वो अल्टीमेट स्टेट के ऊपर नहीं गया अभी तक। जो सिटिंग माउंटेन गेस्ट होता है वो एक ऑर्डिनरी पर्सन था एंड वो सेकंड लेवल के ऊपर ही था। एंड उसने जब इस ट्रेजर को क्राफ्ट किया तो ये नॉर्मल सा ट्रेजर था, बट जब वो इस चीज को क्राफ्ट कर रहे थे तो अचानक से एक येलो कलर की जो लाइट होती है वो आके इस स्टार टावर के साथ जाके बाइंड आउट हो चुकी थी। एंड उसके कारण इस स्टार टावर का जो ओरिजिन था वो और भी ज्यादा मिस्टीरियस सा हो चुका था। बट उस वक्त सिटिंग माउंटेन गेस्ट को भी इस चीज से ज्यादा कुछ समझ नहीं आया था कि आखिर ये हुआ क्या है। उन्होंने सोचा तो था ये जो भी चीज हुई है काफी ज्यादा सुपर नेचुरल टाइप की हुई है एंड ये जो भी हो इस चीज से स्टार टावर और भी ज्यादा पावरफुल हो चुका है। बट उन्होंने सोचा नहीं था कि जो स्टार टावर है वो सही में इतना ज्यादा पावरफुल हो जाएगा। भी गाइस ये जो स्टार टावर था जब इसे क्राफ्ट किया गया था तो ये एक ऑर्डिनरी सा फर्स्ट लेवल के गॉड किंग लेवल का ट्रेजर था, लेकिन अभी तक हम लोगों को नहीं पता कि जो स्टार टावर है ये कितना ही ज्यादा पावरफुल है आखिर ये किस लेवल का ट्रेजर है। वैसे भी गाइस जो स्टार टावर है उसने भी लू फेंग का अपना ओनर बनाने से पहले लू फेंग को लाइफ एंड डेथ से गुजरना पड़ा था। लगभग जो लू फेंग है वो हजारों मौतें मरा होगा तब जाके जो स्टार टावर है उसने लू फेंग को अपना मास्टर रिकॉग्नाइज किया। चाहे कुछ भी हो एट द एंड जो सिटिंग माउंटेन गेस्ट थे वो काफी ज्यादा खुश थे, क्योंकि उनका जो डिसाइपल है वो डे बाय डे और ज्यादा पावरफुल बनता जा रहा है। जब जो सिटिंग माउंटेन गेस्ट है वो लू फेंग के ओरिजिन के बारे में सोचता है कि किस तरीके से जो लू फेंग था वो एक ऑर्डिनरी सा ह्यूमन था अर्थ का, लेकिन धीरे धीरे करके उसने पूरे के पूरे ओरिजिनल ओशन के ऊपर अपना दबदबा बना लिया एंड अभी पूरे के पूरे ओरिजिन कॉन्टिनेंट के ऊपर। एंड अभी भी लू फेंग के अंदर रुकने के कोई भी आसार नजर नहीं आ रहे थे। सीन शिफ्ट होता है हम लोग को लू फेंग देखने के लिए मिलता है जो कि अभी भी उसी फाइट के बारे में सोच रहा था। लू फेंग को ऐसा फील हो रहा था कि जो एम्परर क्वीन है उन्होंने अपनी पूरी जान नहीं लगाई थी इस फाइट के अंदर, बट स्टिल वो एक चीज तो समझ ही चुका था कि एम्परर क्वीन उसे जान से नहीं मार सकते चाहे कुछ भी हो जाए। इवन जो दो एंसेस्टर है वो भी अगर ओरिजिन कॉन्टिनेंट के ऊपर आ गए तो वो भी लू फेंग का कुछ भी नहीं उखाड़ सकते। बट अगर वो ओरिजिन कॉन्टिनेंट के बाहर जाता है तो डेफिनेटली मे बी जो एम्परर क्वीन है वो लू फेंग से काफी ज्यादा पावरफुल है। जब वो ओरिजिन कॉन्टिनेंट के बाहर जाएगा तो वो अपने स्टार टावर को अपने साथ नहीं लेके जा सकता जब तक वो एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन नहीं बना लेता। इसलिए फिलहाल के लिए जो लू फेंग होता है वो अपने कल्टीवेशन के ऊपर फोकस करता है। वो अपने हाथों को फ्लिप करता है, उसके हाथों के अंदर कुछ हुनियन क्रिस्टल्स आ जाते हैं जिनको वो अपने अंदर स्वॉलो करना स्टार्ट कर देता है एंड इनको ऑब्जर्व करता है। जब लू फेंग कुछ हुनियन क्रिस्टल्स को ऑब्जर्व करता है तो उसे इसके इफेक्ट्स नजर आता है। इसकी मदद से जो लू फेंग की आत्मा थी वो पूरी तरीके से तरोताजा हो चुकी थी। इवन उसके बॉडी के अंदर का जो मैजिकल पावर सर्कुलेशन था वो भी काफी ज्यादा बढ़ चुका था। मुझे माफ करना मैंने मैजिक वर्ड का इस्तेमाल कर लिया क्योंकि स्वॉलो स्टार जो है वो एक साइंटिफिक नोवेल है, लेकिन अभी जो कुछ भी हो रहा है इसके अंदर वो किसी भी मैजिक से कम नहीं है। ह्यूमन क्रिस्टल्स को कंज्यूम करने के बाद जो लू फेंग की इंटेलिजेंस थी वो भी बढ़ चुकी थी, इसलिए जो लू फेंग होता है वो फाइनली अपना कल्टीवेशन स्टार्ट कर देता है। वो हुनियन ब्लड लाइन के उन बायोलॉजिकल मटेरियल्स को स्टडी करना शुरू कर देता है। एम्परर क्वीन के बाद कोई भी पूरे के पूरे ओरिजिन कॉन्टिनेंट के अंदर लू फेंग को चैलेंज करने की हिम्मत नहीं करता, क्योंकि जब लू फेंग ने सभी लोगों के बाप को हरा दिया है तो उनके बच्चे क्या ही करेंगे। क्योंकि जो एम्परर क्वीन थे वो ऑलरेडी ओरिजिन कॉन्टिनेंट के टॉप के एग्जिस्टेंस थे, क्योंकि जो लू फेंग था वो काफी ज्यादा इविल से नफरत करता था
एंड उसने काफ़ी सारे सिनर्स को मार दिया था, इसलिए इस वक्त ओरिजिन कॉन्टिनेंट के ऊपर जो पाप थे वो भी काफ़ी ज़्यादा कम हो गए थे। यानी कि जो बड़े बड़े पावरफुल गॉड किंग लेवल के वॉरियर्स होते थे वो इस वक्त काफ़ी ज़्यादा सीक्रेटली लोगों को डिवॉर कर रहे थे, अगर वो कर भी रहे थे तो। रिसेंट टाइम के अंदर खुल्लम खुल्ला लोगों को डिवॉर करना, इस तरीके की हरकतें करना, यानी कि अपनी पाव पे कुल्हाड़ी मारने जैसी बात थी। कोई भी लू फैंग को अपना दुश्मन नहीं बनाना चाहता था। इसी तरीके से टाइम बीतता है एंड हम लोग को देखने के लिए मिलता है लगभग 300 एपॉक्स बीत जाता है जब से गैलेक्सी डिवाइन किंगडम स्टेबलाइज हुआ था। फाइनली एक दिन एक इवेंट अगर होता है, जो एल्डर युआन थे यानी कि ओरिजिनल एंसेस्टर, वो फाइनली अपना ब्रेक थ्रू कर लेते हैं गॉड किंग लेवल के अंदर। इस चीज़ के कारण पूरे के पूरे दावे सेक के अंदर एक खुशी की लहर सी बढ़ चुकी थी। सीन शिफ्ट होता है, हम लोगों को हुयांग सिटी का नज़ारा देखने के लिए मिलता है। इसके अंदर एक रूम के अंदर जो होंग था वो बैठ के आराम से वाइन पी रहा था एंड कुछ काफ़ी ज़्यादा डिलीशियस फूड का मजा उठा रहा था। तब से जो होंग था वो ओरिजिन कॉन्टिनेंट के अंदर आया था, तब से उसे यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा वीआईपी ट्रीटमेंट मिल रहा था। होंग जब काउंटलेस कल्टिवेटर्स को आसमान के अंदर उड़ते हुए देखता था तो उसे काफ़ी ज़्यादा आश्चर्य होता था। ये सारे के सारे जो कल्टिवेटर्स होते थे वो अलग अलग टाइप के फ्लाइंग ट्रेजर्स का इस्तेमाल कर रहे थे। अगर ओरिजिनल यूनिवर्स रीजन की बात की जाए यानी कि इसके होमलैंड की, तो वहाँ पे काफ़ी सारे ट्रू गॉड्स थे। इनफैक्ट जो लू फैंग था वो काफ़ी ज़्यादा लंबे टाइम तक यूनिवर्स लॉर्ड स्टेज के ऊपर अटका हुआ था ताकि वो एक हायर लेवल की डिवाइन बॉडी कल्टीवेट कर सके। अल्टीमेटली उसने एक परफेक्ट डिवाइन बॉडी कल्टीवेट कर ली। एट द एंड वो एक राइजिंग स्टार बन चुका है। लेकिन अगर देखा जाए तो जो होंग है वो भी काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड पर्सन है। इसने भी ट्रू गॉड स्टेज के ऊपर आने के लिए ज़्यादा टाइम नहीं लिया था। अगर देखा जाए तो ओरिजिन कॉन्टिनेंट के ऊपर आने वाला ये 11वां पर्सन था होंग। होंग अभी अभी ओरिजिन कॉन्टिनेंट के अंदर आया था, इसलिए उसे ओरिजिन कॉन्टिनेंट काफ़ी ज़्यादा फैसिनेटिंग सा लग रहा था। उसे यहाँ पे काफ़ी सारी नई नई चीज़ें देखने के लिए मिल रही थी, क्योंकि पहले जिस दुनिया के अंदर वो ऑलरेडी एक टॉप का बीइंग था, अभी इस नई दुनिया के अंदर आने के बाद वो अपने को आपको एक चींटी के समान समझ रहा था। क्योंकि गाइस ओरिजिन कॉन्टिनेंट के अंदर आके सभी लोगों को पता चल जाता है कि वो कितने पानी में है। इस वक्त जो होंग होता है वो लू फैंग के बारे में सोच रहा होता है, क्योंकि जो लू फैंग है वो ऑलरेडी ओरिजिन कॉन्टिनेंट के पीक के ऊपर पहुंच चुका है। इस लू फैंग के बारे में सोच सोच के उसका जो खून होता है वो काफी ज्यादा उबल रहा होता है, कि वो काफी ज्यादा एक्साइटमेंट सा फील कर रहा था। ओरिजिन कॉन्टिनेंट के अंदर काफी सारे फोर्सेस को इन सब चीजों के बारे में नहीं पता होगा कि जो लू फैंग ही है वही लू ही है और लू ही गैलेक्सी सो रीजन है। ये चीज अच्छे से होंग, पैंग गोंग, चॉस सिटी लॉर्ड एंड ओरिजिनल एंसेस्टर जानते थे कि ओरिजिनल यूनिवर्स के अंदर लू फैंग को गैलेक्सी एंसेस्टर के नाम से भी जाना जाता था। इसी तरह की कुछ बातें जो होंग था वो लू फैंग के बारे में सोच रहा था कि किस तरीके से वो एक ऑर्डिनरी सा पर्सन था एंड आज वो ओरिजिन कॉन्टिनेंट के पीक के ऊपर खड़ा है। एंड ये सब चीजें सोचते सोचते अचानक से उसे एक मैसेज रिसीव होता है एंड ये मैसेज था ओरिजिनल एंसेस्टर के बारे में कि फाइनली वो अपना ब्रेक थ्रू कर चुके हैं एंड वो गॉड किंग लेवल के ऊपर पहुंच चुके हैं। ये चीज पता चलते ही जो होंग होता है वो काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है। लू फैंग के बाद देखा जाए तो जो ओरिजिनल एंसेस्टर का टैलेंट है वो सबसे ज्यादा है। भाई होंग एकदम से उठ के खड़ा हो जाता है, उसके आसपास के जो सर्वेंट होता है वो थोड़े से शॉक हो जाता है एंड वो होंग की तरफ भागते हुए आता है एंड कहता है, लॉर्ड क्या आपको खाना पसंद नहीं आया, क्या आप सेटिस्फाई हुए खाने से? होंग होता है वो स्माइल करते हुए कहता है, अरे हाँ हाँ ये तो बढ़िया था। जो होंग था वो इस वक्त नाइफ रिवर सेक का एक को डिसाइपल था, इसलिए होंग सिटी के अंदर जो छोटे मोटे लोग थे वो इस बंदे को नेग्लेक्ट करने की हिम्मत नहीं करते थे। जो होंग होता है वो कैजुअली बिल को पे कर देता है एंड इसके बाद वो एक फ्लाइंग बोट के अंदर बैठ के डायरेक्टली नाइफ रिवर सेक के हेडक्वार्टर की तरफ निकल जाता है। नाइफ रिवर सेक के हेडक्वार्टर के एक मेंशन के अंदर हम लोग को ओरिजिनल एंसेस्टर देखने के लिए मिलता है। गाइस नाइफ रिवर सेक्ट है ये भी मोटी मोटी तरीके से देखा जाए तो लू फैंग के अंडर आता है, लेकिन इस जगह पे फिलहाल जो ओरिजिनल एंसेस्टर है वो रूल करता है। यहाँ पे हम लोगों को और भी ह्यूमन रेस के पावर हाउसेस देखने के लिए मिलता है जो कि यहाँ पे कंटिन्यूसली आ रहे थे ओरिजिनल एंसेस्टर को कॉन्ग्रेचुलेट करने के लिए। और यहाँ पे आने के बाद भी काफी सारे लोग लू फैंग एंड मोरुशा के बारे में ही बात कर रहे थे। गाइस देखा जाए तो इन सब लोगों को अभी तक मोरुशा के बारे में नहीं पता था, लेकिन अभी जो मोरुशा की आइडेंटिटी थी वो भी पब्लिकली हो चुकी थी, यानी कि सभी लोगों को ऑलरेडी पता चल चुका था कि जो मोरुशा है वो एक सेक्टर बीस्ट है एंड अगर गैलेक्सी ओरिजिन जो है वो लू फैंग है, यानी कि मोरुशा ही वो सेक्टर बीस्ट है जो कि हमेशा गैलेक्सी ओरिजिन के साथ रहता है। काफी सारे लोगों को भरोसा नहीं हो रहा था कि जो लू फैंग है उसने एक्चुअल में एक बाउंड्री बीस्ट को अपना सर्वेंट बनाया। भाई एक रूम के अंदर हम लोगों को सारे के सारे ह्यूमन पावर हाउसेस देखने के लिए मिलता है। पे जो ओरिजिनल एंसेस्टर होता है वो कहता है, फाइनली 800 एपॉक्सी कल्टीवेशन के बाद ओरिजिन कॉन्टिनेंट के अंदर फाइनली मैं एक गॉड किंग लेवल का वॉरियर बन गया। लेकिन चाहे कुछ भी हो ये सारा का सारा जो क्रेडिट है वो लू फैंग को जाता है। लू फैंग के रिसोर्सेज के बिना मैं कुछ भी नहीं कर पाता। अभी जो लू फैंग होता है वो हंसते हुए कहता है, लेकिन बस रिसोर्सेज किसी भी के भी कल्टीवेशन को नहीं बढ़ा सकते, किसी भी पर्सन का टैलेंट एंड कॉम्प्रहेंशन भी काफी ज्यादा मैटर करता है। अगर नॉर्मली देखा जाए तो यहाँ पे बाकी के जितने भी बाकी के 11 ऑर्डिनरी ह्यूमन रेस के मेंबर्स थे उनके अंदर बस सिटी लॉर्ड ही थे जो कि इस वक्त इटर्नल ट्रू गॉड स्टेट तक पहुंच पाए थे। बाकी के जितने भी लोग थे वो सारे के सारे अभी भी वॉइड ट्रू गॉड स्टेट के ऊपर ही थे। इस चीज से आप देख सकते हो कि जो प्राइमल चॉस सिटी लॉर्ड है वो भी कितने ही ज्यादा टैलेंटेड है। इसी के साथ जो ओरिजिनल एंसेस्टर होता है वो सभी लोगों को भाषण देता है कि किस तरीके से उनकी जर्नी रही है, किस तरीके के शुरुआत में उन्हें गॉड किंग लेवल के ऊपर पहुंचने के लिए कितनी ज्यादा मुश्किलें आई थी, लेकिन जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहा है उनका ये जो पाथ है और भी ज्यादा डिफिकल्ट होते जा रहा है।
इसी के साथ देखा जाए तो जो ओरिजिनल एंसेस्टर का जो औहदा था नाइफ रिवर सेक के अंदर वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका था। और देखा जाए तो जो ओरिजिनल एंसेस्टर थे वो इस तरीके के नहीं थे कि जो हमेशा कल्टीवेशन एंड कल्टीवेशन ही करते रहे। उनका जो कल्टीवेशन था वो थोड़ा सा अलग टाइप का था, क्योंकि वो अभी भी वर्चुअल यूनिवर्स को ही कल्टीवेट कर रहे थे। तो एक तरीके से उन्हें लोगों से घुलना मिलना ज़्यादा अच्छा लगता था, लोगों के साथ कम्युनिकेट करना ज़्यादा अच्छा लगता था, चीज़ों को मैनेज करना ज़्यादा अच्छा लगता था। एंड ये सारी की सारी जो चीज़ें थी वो उनके कल्टीवेशन के बीच में आती थी एक तरीके से। ये भी एक तरीके का कल्टीवेशन ही था। ये लोग आपस में बात कर ही रहे थे, तभी जो लू फैंग होता है वो हुआकोंग की तरफ देखता है एंड कहता है, हुआकोंग, ओरिजिन कॉन्टिनेंट के अंदर आए हुए तुम्हें ऑलरेडी 100 एपॉक से ज़्यादा का टाइम हो चुका है, तुम्हारा कल्टीवेशन कैसा चल रहा है। तो हुआकोंग ट्रू गॉड होता है, वो कहता है मुझे अभी भी कुछ दिक्कतें आ रही है इटर्नल ट्रू गॉड लेवल के ऊपर ब्रेक थ्रू करने के लिए। जो लू फैंग होता है वो हुआकोंग की तरफ देखता है एंड कहता है तुम्हें अपने कल्टीवेशन के ऊपर फोकस करना चाहिए। जब तुम इटर्नल ट्रू गॉड बनोगे तो मैं तुम्हें फॉर्मली अपना रजिस्टर्ड डिसाइपल घोषित कर दूंगा, एंड जब तुम चौज लेवल के ऊपर पहुंचोगे तो मैं तुम्हें अपना पर्सनल डिसाइपल बना लूंगा। वैसे देखा जाए तो जो लू फैंग था वो हुआकोंग को अभी भी अपना पर्सनल डिसाइपल बना सकता था, लेकिन ये उसी के लिए काफ़ी ज़्यादा बेकार था, क्योंकि ऐसा करने से जो लू फैंग के बाकी के रजिस्टर्ड एंड पर्सनल डिसाइपल्स थे उन लोगों के बीच में और हुआकोंग के बीच में एनिमिटी हो सकती थी। एंड हुआकोंग इस वक्त इतना ज़्यादा कैपेबल नहीं था, यानी कि इतना ज़्यादा पावरफुल नहीं था कि वो बाकी लोगों से मैनेज कर सके या फिर उन लोगों से भिड़ सके। एंड लू फैंग हमेशा हुआकोंग को तो प्रोटेक्ट नहीं कर सकता। गाइस पता नहीं, मुझे याद नहीं आ रहा कि जो हुआकोंग है ये आखिर है कौन। तो अगर आप में से किसी को याद है कि जो हुआकोंग है ये आखिर है कौन, क्या ये पहले भी लू फैंग का डिसाइपल था, तो मुझे कमेंट करके बता देना। उसके बाद जो ओरिजिनल एंसेस्टर होता है वो स्माइल करते हुए कहता है, अगर तुम में से किसी को भी कोई भी डाउट हो कल्टीवेशन के बारे में तो तुम लोग पूछ सकते हो। यहाँ पे लू फैंग, एल्डर मोरुसा, हम सभी लोग यहाँ पे तुम्हें गाइड करने के लिए बैठे हुए हैं। एंड ये चीज़ सुनते ही सारे के सारे जो ह्यूमन पावर यूसेज होता है वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है एंड वो एक के बाद एक क्वेश्चन पूछने लग जाता है। ओरिजिनल एंसेस्टर लू फैंग एंड मोरुसा एक के बाद एक इन लोगों को छोटी छोटी चीज़ें एक्सप्लेन कर रहे थे, क्योंकि ये सारे के सारे जो थे वो वॉइड ट्रू गॉड और इटर्नल ट्रू गॉड लेवल के ऊपर ही थे। इन लोगों के जो क्वेश्चन के आंसर्स थे वो भी हलवा जैसे ही थे इन तीनों के लिए। कि ऑलरेडी जो मोरुसा था वो अल्टीमेट स्टेट का एक बीइंग था। रही बात लू फैंग की तो वो सेकंड लेवल के ऊपर है, लेकिन स्टिल वो अल्टीमेट स्टेट से कम नहीं है। एंड ओरिजिनल एंसेस्टर भी फाइनली गॉड किंग लेवल के ऊपर ब्रेक थ्रू कर चुका है। इन लोगों की जो मीटिंग होती है वो खत्म होती है, एक के बाद एक सभी लोग जहाँ से चले जाते हैं। एट द एंड यहाँ पे बस लू फैंग एंड ओरिजिनल एंसेस्टर ही बचता है। जो ओरिजिनल एंसेस्टर होता है वो लू फैंग की तरफ देखता है एंड कहता है, भले ही आज तुम काफी ज्यादा बेसिक सी बातें कर रहे थे, लेकिन तुम्हारी बातों को सुन के जो मेरा फाउंडेशन है वो और भी ज्यादा सॉलिड हो चुका है। मेरा फाउंडेशन सही में अगर तुम्हारे सामने कंपेयर किया जाए तो कुछ भी नहीं है। लू फैंग कहता है, ऐसी बात नहीं है, मुझे काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिली थी, मुझे कुछ स्पेशल इनहेरिटेंस भी मिले थे जो कि इन्फिनाइट स्पेस से मिले थे। एंड उन सभी चीज़ों के गाइडेंस के कारण जो मेरा फाउंडेशन है वो और भी ज़्यादा सॉलिड हो गया। उसके बाद जो लू फैंग होता है वो स्माइल करते हुए कहता है, ओरिजिनल एंसेस्टर, मैंने आपके लिए एक गिफ्ट प्रिपेयर किया है। ये चीज़ सुन के और जो ओरिजिनल एंसेस्टर होता है वो थोड़े से सरप्राइज हो जाता है, जिसके बाद जो लू फैंग होता है वो अपने हाथों को फ्लिप करता है एंड उसके हाथों के अंदर एक सिल्वर टोकन आ जाता है। लू फैंग कहता है, ये जो टोकन है ये इन्फिनाइट स्पेस का टोकन है, मुझे ये टोकन जो है वो गैलेक्सी डिवाइन किंगडम के कुछ बॉर्डर लैंड्स के ऊपर मिला था। इस तरीके से जो इन्फिनाइट स्पेस के टोकन्स है वो रैंडमली अपीयर होते हैं ओरिजिन कॉन्टिनेंट के अंदर। इन्हें ढूंढना डेफिनेटली इजी नहीं होता, लेकिन इन्हें पाने की बस एक ही तरीका है, जिसके पास जितनी ज़्यादा बड़ी टेरिटरी है उसके टेरिटरी के अंदर इस तरीके के टोकन मिलना उतना ही ज़्यादा आसान है। ओरिजिनल एंसेस्टर होता है वो पूरी तरीके से शॉक हो जाता है, क्योंकि उनके स्टेटस के साथ इन्फिनाइट स्पेस का टोकन पाना ये काफ़ी ज़्यादा बहुत ज़्यादा था। क्योंकि इवन लू फैंग को इन्फिनाइट स्पेस का टोकन पाने के लिए आप लोगों को याद होगा कितनी ज़्यादा मशक्कत करनी पड़ी थी, कितने पापड़ बेलने पड़े थे। उसने थंडर एशियन किंगडम को लिटरली ब्लैकमेल किया था, तब जाके उसको इन्फिनाइट स्पेस का टोकन मिला था। ये चीज़ सभी लोग काफ़ी अच्छी तरीके से जानते थे कि इन्फिनाइट स्पेस के अंदर ऐसी जगह है जो कि मेंटल विल एंड ग्रेट डाउ को एक अलग ही लेवल के ऊपर ट्रेन करती है। लू फैंग कहता है, ओरिजिनल एंसेस्टर, क्योंकि आप रियलिटी एंड इल्यूजन को कल्टीवेट करते हो एंड आप जिस पाथ को कल्टीवेट करते हो उस पाथ के ऊपर यानी कि ओरिजिनली वर्ल्ड के ऊपर सोल एंड इन सब चीज़ों को कल्टीवेट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। लेकिन अगर इन्फिनाइट स्पेस की बात की जाए तो उसके जो ट्रेजर वोल्ट है उसके अंदर काफ़ी सारे ऐसे इनहेरिटेंस है जो कि शायद से आपके पाथ के ऊपर आपको मदद कर सके। तो ओरिजिनल एंसेस्टर होता है वो इस टोकन को एक्सेप्ट कर लेते हैं एंड लू फैंग की तरफ देखते हुए कहता है, लू फैंग, तुमने मेरी काफ़ी ज़्यादा मदद किया, मैं सोच नहीं सकता कि मैं तुम्हें किस तरीके से शुक्रिया करूंगा। ये सुनते ही जो लू फैंग होता है वो मन ही मन सोचता है, एक टाइम था जब उसकी खुद की भीख मांगने वाली कंडीशंस थी, यानी कि उसे खुद के लिए ट्रेजर्स ढूंढने के लिए काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें आ रही थी, लेकिन आज वो इतना ज़्यादा कैपेबल हो चुका है कि वो आराम से बाकी की ह्यूमन रेस को भी नर्चर कर सकता है। देखा जाए तो जो ओरिजिनल एंसेस्टर है वो सेकंड मोस्ट पावरफुल ह्यूमन रेस के अंदर से पर्सन है। यही सेम चीज़ लू फैंग अभी ओरिजिनल एंसेस्टर को भी कहता है। वो कहता है,
एंसेस्टर, अगर आप पावरफुल बनते हो तो डेफिनेटली आप फ्यूचर के अंदर मुझे और ज़्यादा मदद कर सकते हो। आप जितने ज़्यादा पावरफुल रहोगे उतने ही ज़्यादा मेरे और काम आओगे। तो ऐसा मत समझना कि ये सारी चीज़ें मैं आपके लिए कर रहा हूँ, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं मैं अपने लिए भी कर रहा हूँ। ओरिजिनल एंसेस्टर जानते थे कि लू फेंग ये सब बस उनका दिल बहलाने के लिए कह रहा है। इसके बाद जो लू फेंग होता है वो ओरिजिनल एंसेस्टर को एक मैप भी दे देता है इन्फिनाइट स्पेस का। इसके अंदर जो लू फेंग का एरिया था उसका करंट लोकेशन मार्क था। लू फेंग का एक अवतार अभी भी इन्फिनाइट स्पेस के अंदर कल्टीवेशन कर रहा है एंड वो जो भी स्पेस है उस स्पेस को पूरा का पूरा लू फेंग डोमिनेट करता है। इसलिए अगर टीचर ओरिजिन वहां पे आएंगे तो डेफिनेटली लू फेंग उनकी मदद कर सकता है। इवन वो टीचर ओरिजिन को 12 नेटिव क्रीचर्स देने के लिए भी मान जाता है। आप लोगों को याद होगा इस तरीके के कुछ नेटिव क्रीचर्स एम्पर युआन ने भी लू फेंग को दिए थे जब वो फर्स्ट टाइम इन्फिनाइट स्पेस के अंदर आया था। इसके बाद जो एंसेस्टर होता है वो अपनी कॉन्शियसनेस को उस टोकन के अंदर डालता है जिसकी मदद से वो आराम से इन्फिनाइट स्पेस के अंदर एंटर कर जाता है। जैसे वो इन्फिनाइट स्पेस के अंदर एंटर करता है लू फेंग उनको उनका सामान सौंप देता है एंड उनकी मदद भी करता है ताकि वो इन्फिनाइट स्पेस के अंदर छोटे मोटे ब्रेक थ्रू कर सके एंड कुछ रिवॉर्ड पॉइंट इकट्ठा कर सके। मिला कि जितनी ज़्यादा मदद लू फेंग कर सकता था उसने वो सारी की सारी मदद की। एट द एंड जो कल्टीवेशन है वो पूरी तरीके से किसी भी पर्सन के सेल्फ के ऊपर डिपेंड होता है। इसके बाद हम लोग को एक टाइम लैप्स देखने के लिए मिलता है, यानी कि कुछ एपॉक्स और बीतते हैं। फाइनली हम लोग को थंडर एशियन माउंटेन देखने के लिए मिलता है जिसके अंदर एक फिगर देखने के लिए मिलता है जो कि फाइनली अपनी आंखें खुलता है। ये जो फिगर था ये कितने ज़्यादा टाइम से सक्लूजन के अंदर था इस चीज़ के बारे में कोई भी नहीं जानता। एक्चुअल में ये जो पर्सन था ये और कोई नहीं है, थंडर एशियन किंगडम का एंसेस्टर था। एंड ये जो बंदा था ये डेफिनेटली केज के बाहर घूमता रहता है एंड इस बार इसको कोई हुनियान बींग के कॉप्स मिले थे जिसको डाइसेक्ट करने के बाद इसे काफ़ी कुछ मटेरियल्स मिले थे एंड वो जो हुनियान बींग का कॉप्स था वो एक हाई लेवल का हुनियान बींग था। एंड गाइस मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जो हुनियान क्रीचर्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होता है। अगर लू फेंग जैसा बंदा कोई इस तरीके के हुनियान बींग को देख भी लेता है तो वो पूरी तरीके से पागल हो सकता है। तो एक हाई लेवल के हुनियान बींग को मारना एंड उसकी बॉडी पाना ये लिटरली एक अलग ही लेवल की बात है। लेकिन चौंकाने वाली बात ये थी कि जो हुनियान बींग का कॉप्स था ये इस बंदे को खुद से नहीं मिला था, यानी कि ये जो चीज़ थी ये इसे दी थी युआन ने। इसी के बाद जो एंसेस्टर होता है वो कहता है इसका मतलब वो बात सच है, वो र्यूमर सच है कि जो बिगू वर्ल्ड ग्रुप है वो पूरी तरीके से कम्प्लीटली फॉलन अपार्ट हो चुका है। जो लोग कंफ्यूज हो रहे हैं उन लोगों को बता दूं कि जो बीजू वर्ल्ड ग्रुप है ये एक तरीके का एक ऑर्गेनाइजेशन है या फिर एक तरीके का फैक्शन है जो कि एस्टेब्लाइज किया गया युआन के द्वारा एंड जो ओरिजिन कॉन्टिनेंट के बाहर का है। एंड ये जो कल्टिवेटर फैक्शन है ये पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुका है एंड ये डिस्ट्रॉय हुआ है, यानी कि एम्परर युआन का फैक्शन डिस्ट्रॉय हुआ है। इसका मतलब जो हुनियान बींग्स है वो डेफिनेटली इन लोगों के फैक्शन को टारगेट कर रही है एंड वो काफी ज्यादा पावरफुल है। एंड अगर एम्परर युआन उन लोगों को रोक नहीं पाए तो फाइनली उन लोगों का जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो भी मोस्ट प्रोबेबली ओरिजिन कॉन्टिनेंट होगा, क्योंकि गाइस आप लोगों को पता होगा कि ये जो हुनियान बींग्स होता है वो सोर्स वर्ल्ड को डिवॉर कर लेते हैं किसी भी सेक्टर बीस्ट की तरह। इसके बाद जो एंसेस्टर होता है वो वापिस से थंडर एशियन किंगडम के अंदर जाता है एंड डेफिनेटली वहां पे जाने के बाद फाइनली इन लोगों की वापिस से मीटिंग बैठती है। सभी लोग काफी ज्यादा खुश थे कि जो एंसेस्टर है वो सक्लूजन के बाहर आ चुका है। उसके बाद एंसेस्टर को उन सब चीजों के बारे में पता चलता है जो भी ओरिजिन कॉन्टिनेंट के अंदर हुआ है, जैसे कि जो एम्परर युआन है वो मारे गए एक पर्सन के हाथों जिसका नाम है लू फेंग, यानी कि दूसरा नाम देखा जाए तो गैलेक्सी से ओरिजिन। इन लोगों को नहीं पता कि जो लू फेंग है वही लू है। तरीके से ओरिजिन कॉन्टिनेंट के अंदर जो लू फेंग है वो अपने असली नाम को अपने नकली नाम की तरह इस्तेमाल कर रहा है। लू फेंग के बारे में जानने के बाद जो एंसेस्टर होता है वो कहता है ओरिजिन कॉन्टिनेंट के अंदर मैं इस बंदे का कुछ भी नहीं उखाड़ सकता, इवन थॉट में इसे सप्रेस कर दूं लेकिन मैं इसे नहीं मार सकता। कुल मिला के हम इस बंदे का कुछ भी नहीं उखाड़ सकते। लेकिन जो एम्परर युआन है वो मारे गए, वो अपने खुद के कारण मारे गए। डेफिनेटली उसने काफी ज्यादा पाप कर लिए गए थे एंड अभी तुम सभी लोगों को भी केयरफुल रहना पड़ेगा। फ्यूचर के अंदर तुम में से कोई भी कुछ ज्यादा पाप मत करना कि तुम इस बंदे के नजर में आ जाओ, क्योंकि अगर तुम इस बंदे के नजर के अंदर आ गए तो इवन मैं भी तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। तो फ्यूचर के अंदर केयरफुल रहना। भी एक मोनार्क आगे आते हुए कहता है इसका मतलब क्या हमें ये हमेशा हमेशा के लिए सहना होगा। ये चीज सुनते ही जो थंडर एंसेस्टर होता है वो इस बंदे की तरफ देखने लग जाता है एंड इस बंदे की फटके हजार हो जाती है, क्योंकि डेफिनेटली थंडर एंसेस्टर ऐसा कोई बंदा नहीं है जो कि ओरिजिन कॉन्टिनेंट से बिलोंग करता हो। ये बंदा ओरिजिन कॉन्टिनेंट के बाहर ऑलरेडी बहुत पहले निकल चुका है। तो ये बंदा चाहे तो अपनी एक थॉट के साथ इस सामने वाले बंदे को खत्म कर सकता है, इसलिए इस बंदे के फेफड़े मुंह में आ चुके थे एंड इसे ऐसा फील हो रहा था कि शायद से बहुत ज्यादा बोल गया। एंसेस्टर कहता है तुम्हें एंसेस्टर के ऑर्डर्स को पालन करना चाहिए, ना कि क्वेश्चन करना चाहिए। एंड वैसे भी उस बंदे ने 100 ऑफ बिलियंस ऑफ क्रिएचर्स को डिवोर किया था जो कि घिनौना क्राइम है एंड वो बंदा डिजर्व करता है। इसे सुनने के बाद वो जो पर्सन होता है गोल्डन रॉब वाला उसकी फटके हजार हो जाती है एंड वो कुछ कह नहीं पा रहा था, बस एंसेस्टर ऐसे ही मुंह में लपलपाता रहता है। जिसके बाद बाकी के जो 8 मोनार्क से वो भी कुछ भी नहीं कहते। उसके बाद जो एंसेस्टर होता है वो एक पर्सन की तरफ देखता है एंड कहता है फैंगजिंग फैंगू जाओ हेवनली पिलर रिलम के अंदर, वहाँ पे जाके कोई ट्रेजर ऑब्टेन करो फैंगू से
एंड खुद के दम के ऊपर ऑब्टेन करो। इसी तरीके से तुम अपने पापों को धो सकते हो, एंड अगर तुम नहीं धो पाए तो तुम वहीं पे जाके मर जाना। जो फैंगजिंग मोनार्क होता है वो बस हा के अंदर मुंडी हिला देता है, उसके अंदर इतनी ज़्यादा हिम्मत नहीं थी कि वो कुछ आर्ग्यू कर सके। किसी भी एंसेस्टर्स के लिए ये सारे के सारे जो मोनार्क्स थे वो बस एक तरीके का टूल थे। एंड अगर उम्र की बात की जाए तो जो एंसेस्टर थे वो एक तरीके से इनके लिए ग्रैंड के भी 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 ग्रैंड फादर थे। जो थंडर एंसेस्टर थे वो थोड़ा बहुत इन लोगों को भाव दे देते थे, क्योंकि ये जो लोग थे ये ओरिजिन कॉन्टिनेंट के अंदर एक तरीके से थोड़े बहुत इनविंसिबल थे। ओरिजिन कॉन्टिनेंट के अंदर आप लोगों को पता है कि एक सर्टन अमाउंट के अंदर ही पावर्स का इस्तेमाल किया जा सकता है। कुछ लोग ऐसे हैं जिनको इवन एंसेस्टर लोग भी नहीं मार सकते, जैसे कि लू फैंग हो गया, एम्परर क्वीन हो गए। नॉर्मली देखा जाए तो इन लोगों की कोई औकात नहीं है एंसेस्टर्स के सामने, बट ओरिजिन कॉन्टिनेंट के अंदर एंसेस्टर्स भी इन लोगों का कुछ भी नहीं उखाड़ सकते। इसी तरीके से जो एम्परर्स एंड मोनार्क्स है ये भी काफी ज्यादा पावरफुल है। भले ये लू फैंग एंड एम्परर क्वीन जितने पावरफुल तो नहीं है, लेकिन इसलिए ये काफी ज्यादा पावरफुल है। अपने ट्रेजर्स के साथ इन लोगों की भी जो पावर्स है वो एक अल्टीमेट बीइंग जितनी पावरफुल हो जाती है, इसलिए इन लोगों को अल्टीमेट बीइंग भी कहा जाता है। इसके बाद एट द एंड जो थंडर एंसेस्टर होता है वो इन सभी लोगों के चेहरे की तरफ देखता है एंड कहता है तुम लोगों को ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। ओरिजिन कॉन्टिनेंट के अंदर जो थंडर माउंटेन है वो एब्सोल्युटली तुम सभी लोगों के लिए पूरी तरीके से सेफ है। मतलब कुल मिला के थंडर माउंटेन के टेरिटरी के अंदर लू फैंग आके अपना दबदबा नहीं बना सकता, क्योंकि इस जगह के ऊपर काफ़ी सारी फॉर्मेशंस है एंड ये चीज़ इवन लू फैंग ने भी नोटिस की थी। एंड इसलिए अगर कोई भी अगर अपने ओरिजिनल क्लोन को थंडर माउंटेन के अंदर रखता है एंड बाकी के क्लोन्स को ओरिजिन कॉन्टिनेंट के अंदर फैला देता है एंड कुछ पाप करता भी एंड लू फैंग के हद तो चढ़ भी जाता है, तो मे भी उस बंदे के सारे क्लोन्स खत्म हो जाएंगे, लेकिन जो उसका क्लोन थंडर माउंटेन के अंदर है वो फिर भी सेफ रहेगा थंडर माउंटेन के फॉर्मेशंस के कारण। इसी के बाद जो थंडर एंसेस्टर होता है वो बाकी सब लोगों की तरफ देखता है एंड कहता है क्या जब मैं सक्लूजन के अंदर था क्या तुम सभी लोगों को कोई भी किसी भी तरीके का फायदा हुआ है। तभी एक बंदा आगे आता है जिसका नाम था ली जाओ। वो कहता है एंसेस्टर हमें ये माइंड लाइट मिला है। एंसेस्टर मनी मन कहता है जैसे जैसा ये जो एरा है ये अपने एंड की तरफ बढ़ रहा है वैसे वैसे ट्रेजर ऑब्टेन करना काफी ज्यादा मुश्किल होते जा रहा है ओरिजिन कॉन्टिनेंट के ऊपर। एंड ये जो लिक्विड लाइक माइंड लाइट था जो कि एक बॉक्स के अंदर रखा गया था, ये देखा जाए तो इतना भी कुछ ज्यादा खास नहीं था। जिसके बाद एंसेस्टर इन सभी लोगों को यहाँ से भेज देता है। सारे के सारे जो मुनार्क्स थे वो ऑलरेडी यहाँ से जा चुके थे। इसी के बाद ये जो बंदा होता है ये अपने एक पुराने दोस्त को याद करता है, यानी कि यांग एंशिएंट किंगडम के एंसेस्टर को, जिसका नाम था फ्लेम विंड। इसलिए यांग एंशिएंट किंगडम को फ्लेम विंड एशियन किंगडम भी कहा जाता है। उससे कांटेक्ट करते हुए कहता है दोस्त क्या तुमने इस गैलेक्सी से ओरिजिन ब्रदर के बारे में सुना, एंड अगर तुमने सुना है तो तुम्हारा क्या ख्याल है इस बंदे के बारे में, हमें आगे क्या करना है इसके बारे में। वही जो यांग एशियन किंगडम का एंसेस्टर होता है वो कहता है कि अगर इस दुनिया के बाहर की बात की जाए, यानी कि अगर इस केज के बाहर की बात की जाए तो जो गैलेक्सी से ओरिजिन है वो काफ़ी ज़्यादा इनएक्सपीरियंस्ड है, लेकिन ओरिजिन कॉन्टिनेंट की बात की जाए तो यहाँ पे हम इस बंदे का कुछ भी नहीं उखाड़ सकते। थंडर एंसेस्टर कहता है तो मुझे क्या करना चाहिए, क्या मैं इस बंदे को इस तरीके से सह लूँ। इसके बाद जो थंडर एंसेस्टर होता है वो कहता है क्यों ना हम दोनों मिलके इस बंदे को एक विजिट दे के आए एंड इस बंदे को थोड़ा बहुत समझा के आए एंड इससे अगर दोस्ती कर सके तो दोस्ती कर ले, क्योंकि एट द एंड ये जो बंदा है ये भी इस सोर्स वर्ल्ड को छोड़ने वाला है एंड ये हमारे ही पास आएगा एट द एंड हेल्प के लिए। अगर थंडर एंसेस्टर की बात की जाए तो वो इस वक्त फुल डिवाइन एम्परर इलम के ऊपर है, एंड वही जो यांग एशियन नेशन के एंसेस्टर है वो इस वक्त डिवाइन एम्परर स्टेज के लेट रीजन के ऊपर है, पीक के ऊपर एक तरीके से। अभी जो यांग एंसेस्टर होता है वो कहता है मुझे लगता है कि इस बंदे को इस वक्त हमें इसी के हाल के ऊपर छोड़ देना चाहिए, क्योंकि अगर हम जाके इस बंदे से बात करते हैं एंड इसे धमकी देते हैं तो ये जो बंदा है ये पूरी तरीके से आउट ऑफ कंट्रोल जा सकता है। एंड जैसे कि हम दोनों इस बंदे का कुछ भी नहीं उखाड़ सकते ओरिजिन कॉन्टिनेंट के ऊपर, एंड ये अगर ये पागल हो गया तो ये तबाही मचा देगा ओरिजिन कॉन्टिनेंट के ऊपर, जो कि हमारे लिए अच्छा नहीं होगा। एंड कुल मिला के वो लोग डिसाइड कर लेते क्योंकि उन्होंने लू फैंग के नेचर को भी ध्याना था, क्योंकि वो थोड़ा सा डिसीजिव टाइप का था एंड थोड़ा सा चूजी टाइप का था, इसलिए वो लोग लू फैंग से मिलने के बारे में नहीं सोचते। वैसे भी जब शायद से लू फैंग ओरिजिन कॉन्टिनेंट को छोड़ेगा तो मे बी वो कुल घूम फिर के उन लोगों के पास मदद मांगने के लिए आएगा ही, नहीं भी आया तो उनको घंटा भी फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर तुम किसी बंदे को अपना दोस्त ना बना सको तो उसको दुश्मन बना के भी कोई मतलब नहीं है। इसके बाद जो यांग एशियन नेशन के एंसेस्टर होता है वो कहता है अच्छा मैंने सुना था कि तुम्हें एक हाई लेवल का हुनियान बीइंग कॉर्प्स को डाइसेक्ट करने का मौका मिला, यानी कि चीर फाड़ करने का मौका, क्या तुम्हें उसके अंदर से कुछ मिला, क्या तुम्हारी चांसेस है कि तुम पूरी तरीके से एक डिवाइन एम्परर इलम को पूरी तरीके से मास्टर कर सको। एंसेस्टर कहता है जो हाई लेवल के हुनियान बीइंग होता है वो काफी तो कॉम्प्लेक्स होता है किसी भी लो लेवल के हुनियान बीइंग से, एंड डेफिनेटली इस बार मुझे जो भी मिला है मुझे लगता है कि इस चीज के साथ मैं डेफिनेटली आगे बढ़ सकता हूँ। भाई थंडर एंसेस्टर कहता है रही बात तुम्हारी तो तुम भी हमेशा इस तरीके से आगे बढ़ते रहते हो, लेकिन कभी भी तुमने पूरी तरीके से फुल डिवाइन एम्परर इलम को टच नहीं किया। वैसे भी पूरे के पूरे डार्कनेस के अंदर अपना खुद का पाथ बनाना एंड सेमी हुनियान लेवल के ऊपर पहुंचना ये डेफिनेटली कोई आसान काम नहीं है, पेशेंस रखना काफी ज्यादा जरूरी है। इस अगर एक तरीके से देखा जाए तो ये जो सेमी हुनियान लेवल है उसको आप कंपेयर कर सकते हो फुल डिवाइन एम्परर इलम के। मतलब एक बार जब कोई भी पर्सन डिवाइन एम्परर इलम को पूरी तरीके से मास्टर कर लेता है तो वो एक तरीके का सेमी हुनियान बीइंग बन जाता है।
लेकिन ऐसे डाउ सीकर जो कि फुल डिवाइन एम्पर के ऊपर पहुंचे, ये एक्सट्रीमली काफी ज्यादा रेयर है। अगर कोई बंदा सेमी हुनियान लेवल से हुनियान लेवल के ऊपर पहुंच जाता है, उसके बाद वो हुनियान लेवल के डाउस को कॉम्प्रहेंड करने लग जाता है, जो कि एक काफी ज्यादा मतलब बहुत बड़ा स्टेप होता है, एक बहुत बड़ा लीप भी होता है। अगर एक फुल हुनियान बीइंग की बात की जाए तो आप एल्डर युआन को ले सकते हो। थंडर एंसेस्टर कहता है भले ही मेरे अंदर कितना ही ज़्यादा पेशेंस किया हो, लेकिन ये चीज़ मैटर नहीं करती, क्योंकि इस बार हमारे पास वक्त काफ़ी ज़्यादा कम है। जो नेचुरल हुनियान बीइंग फैक्शन है वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, एंड ये जो नेचुरली बॉर्न हुनियान बीइंग्स की फैक्शंस होती है गाइज, ये डेफिनेटली सोर्स वर्ल्ड्स को डिवोर करती है। एंड इवन जो एल्डर युआन है वो भी इन लोगों का कुछ भी उखाड़ नहीं पा रहे। थंडर एंसेस्टर कहता है शायद से एक दिन ऐसा आएगा जब ओरिजिन कॉन्टिनेंट के ऊपर पूरी तरीके से कयामत सी आने वाली है। ऐसा लगता है शायद से वो पूरी तरीके से एंड होगा हमारे लिए एंड ओरिजिन कॉन्टिनेंट के लिए भी। इस चीज़ को सुन के जो यांग फैंग एशियन एंसेस्टर होता है वो कहता है ये सारी किस्मत की बात है, इन सब चीज़ों के बारे में चिंता करके कुछ भी नहीं होने वाला। वही सीन शिफ्ट होता है, हम लोगों को वापस से थंडर माउंटेन का सीन देखने के लिए मिलता है, जिसके अंदर जो कुछ मोनार्क्स होता है वो मनी मन सोच रहे होता है कि उनके जो एंसेस्टर है उन्होंने एक तरीके से गैलेक्सी ओरिजिन के एक्शंस को मनी मन मान लिया है। वो उस बंदे का कुछ भी उखाड़ने भी नहीं वाले, ना वो उस बंदे से कुछ करने वाले। एक तरीके से उन लोगों ने इस बंदे को एक्सेप्ट कर लिया है। लेकिन उन्होंने एक और चीज़ कही थी कि ये जो गैलेक्सी ओरिजिन है ये थंडर माउंटेन के ऊपर कुछ भी नहीं उखाड़ सकता, थंडर माउंटेन के ऊपर ये पूरी तरीके से सेफ है। तो कुल मिला के अगर ये अपने सबऑर्डिनेट्स को बाहर बेचते हैं लिविंग बींग्स को कैप्चर करने के लिए, या फिर अपने क्लोन्स को बाहर बेचते हैं, तो ये लोग जिंदा रह सकते हैं, क्योंकि इनकी जो रियल बॉडी होगी वो हमेशा थंडर माउंटेन के ऊपर ही रहेगी, तो वो पूरी तरीके से प्रोटेक्टेड रहेगी। कुछ इसी तरीके से वो अपनी ब्लड लाइन को नर्चर कर सकता है। तो यहाँ पे हम लोग को दो मोनार्क्स देखने के लिए मिल सकते थे जो कि आपस में इसी चीज़ के बारे में डिस्कस कर रहे थे। एक्चुअल में ये 300 से भी ज़्यादा एपॉक्स से इस सब चीज़ों को झेल रहे थे। काफ़ी लंबे टाइम से इन्होंने किसी भी लिविंग बीइंग को डिवॉर नहीं किया था लू फैंग के डर से, एंड वो वेट कर रहे थे कि कब एंसेस्टर अपने सक्लूजन के बाहर आएंगे एंड वो लू फैंग के खिलाफ कोई एक्शन लेंगे। बट जो एंसेस्टर है उन्होंने तो अपनी आंखें बंद कर ली लू फैंग को देख के। सीन शिफ्ट होता है, हम लोगों को लू फैंग देखने के लिए मिलता है जिसको एम्पर क्वीन का मैसेज आ चुका था। एम्पर क्वीन लू फैंग से कहता है ब्रदर गैलेक्सी जो दो एशियन किंगडम के जो एंसेस्टर है वो फाइनली जाग चुके हैं, हमें उनसे थोड़ा बहुत संभल के रहना पड़ेगा। मिला के जो लू फैंग होता है वो भी ओके के अंदर अपना आंसर भेज देता है। भले इस वक्त जो लू फैंग की ट्रू बॉडी थी वो स्टार टावर को पूरी तरीके से रीड कर रही थी एंड उसके अंदर कॉम्प्रहेंशन कर रही थी, लेकिन स्टिल जो लू फैंग था वो पूरी तरीके से तैयार था अगर उसके ऊपर कोई भी एक्शन लिया जाता है तो, यानी कि उसने कभी भी अपना गार्ड डाउन नहीं किया था, वो हमेशा तैयार था लड़ने के लिए। क्योंकि जो लू फैंग था वो लास्ट 300 एपॉक्स से उन हुनियान क्रिस्टल्स का इस्तेमाल कर रहा था, तो उसके कारण जो लू फैंग का कल्टिवेशन था वो भी पहले के कंपेरिजन के अंदर थोड़ा सा इंप्रूव हो गया था। लू फैंग ने एक चीज नोटिस की थी कि उसे हर एपॉक्स के अंदर कम से कम 33 हुनियान क्रिस्टल्स की जरूरत पड़ती है। अगर वो 40 हुनियान क्रिस्टल्स से ज्यादा हुनियान क्रिस्टल्स को कंज्यूम कर लेता है तो उसके जो इफेक्ट्स होता है वो नीचे गिरना शुरू हो जाता है। जो 10,000 हुनियान क्रिस्टल लू फैंग को मिले थे एम्पर युआन के ट्रेजर्स को बेचने के बाद वो सारे के सारे यूज हो चुके थे। उन लू फैंग ने कुछ ऑर्डिनरी रेयर ट्रेजर्स को बेचा था जो कि उसे ड्रीम डोमेन रिलम के अंदर से मिले थे उन दो एशियन किंगडम्स को, जिसकी मदद से उसे 2000 हुनियान क्रिस्टल्स और मिले थे, लेकिन वो भी काफी ज्यादा तेजी से कंज्यूम हो रहे थे। लू फैंग मनी मन सोचता है कि ये जो हुनियान क्रिस्टल्स है इनका लॉन्ग टर्म कंजम्पशन सही में काफ़ी ज़्यादा महंगा है। 33 हुनियान क्रिस्टल्स को हर एक एपॉक्स के लिए इस्तेमाल करना ये ऑलरेडी लू फैंग के लिए काफ़ी ज़्यादा खर्चा था। लेकिन लू फैंग मनी मन सोचता है जैसे जैसे उसकी स्ट्रेंथ बढ़ती जाएगी वैसे वैसे जो उसका कंजम्पशन है वो भी बढ़ता जाएगा। चाहे कुछ भी हो, हुनियान क्रिस्टल्स का जो इफेक्ट है वो सही में काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। इसके बाद हम लोगों को लू फैंग देखने के लिए मिलता है जो कि इस वक्त स्टार टावर के सीक्रेट पैटर्न्स को लर्न कर रहा था। लू फैंग इस वक्त स्टार टावर के डीपर सीक्रेट पैटर्न्स को स्टडी करने की कोशिश कर रहा था, जिसके अंदर उसे ब्लड रेड कलर का खेल देखने के लिए मिल सकता था जो कि काफी ज्यादा टेरिफाइंग था। एंड इस चीज को देखते ही जो लू फैंग की सोल थी वो काफी ज्यादा पल्यूट हो जाती थी। इसलिए फिलहाल के लिए जो लू फैंग होता है वो स्टार टावर को कल्टिवेट करना बंद कर देता है। इसी के बाद वो अपनी पावर की मदद से अपने खुद का एक स्टार टावर क्रिएट कर लेता है। ये जो स्टार टावर होता है ये बस एक कॉपी होता है एंड ये उसका 1% भी नहीं होता रियल स्टार टावर का। मिला के एक ट्रायंगुलर शेप का टावर बन चुका था जो कि लू फैंग के किसी भी काम का नहीं था, भले इसके अंदर से भी काफी ज्यादा पावरफुल ऑरा निकल रहा था। कुछ ही सेकंड्स के बाद हम लोग को देखने के लिए मिलता है कि वो जो फैंटम टावर था वो पूरी तरीके से कोलैप्स हो जाता है। लू फैंग मनी मन कहता है कि इतना ज्यादा डिफिकल्ट क्यों है कि 9 ब्रांचेस फ्यूजन सीक्रेट टेक्निक्स को कॉम्प्रहेंड करना। इस वक्त तक जो लू फैंग था वो आराम से 8 ब्रांचेस तक की सीक्रेट टेक्निक्स को फ्यूज कर पाता था एंड इस तरीके से उसने कुछ अपनी 7 से 8 सीक्रेट टेक्निक्स को भी क्रिएट कर लिया था जो कि अल्टीमेट लेवल की थी। 9 ब्रांचेस का इस्तेमाल करते हुए उसने अभी तक एक भी सीक्रेट टेक्निक नहीं फॉर्म की थी। अगर कुछ लू फैंग के टेक्निक्स का एग्जाम्पल लिया जाए तो ग्रेट इनहेलेशन, हेवनली लाइट, सिल्वर शटल, ब्लैक सिल्वर एस्केप मेथड, ब्लड ड्रॉप,
एंड केज, ये सारी की सारी जो टेक्निक्स थी, ये सारी की सारी परफेक्टेड 8 ब्रांच की फ्यूजन टेक्निक थी। के लिए जो लू फेंग था उसके लिए किसी भी 8 ब्रांच की फ्यूजन टेक्निक बनाना कोई भी ज्यादा बड़ी बात नहीं रह गई थी, बट अभी तक उसने कोई भी ऐसी टेक्निक नहीं बनाई थी जो कि 9 ब्रांचेस की हो। इसके बाद लू फेंग और नहीं भागता है, वो अपने लाइफ एंड डेथ पाथ को सीक्रेटली स्टडी करने लग जाता है। यानी कि एक तरीके से आप लोगों को याद होगा कि लू फेंग ने कुछ डिस्ट्रक्शन स्केल्स को लिया था एंड कुछ लोटस हार्ट सीड्स को भी लिया था, जो कि उसने अपने परफेक्ट डिवाइन बॉडी के अंदर इम्प्लांट की थी। सारी चीजों की गाइडेंस लेते हुए जो लू फेंग होता है वो अल्टीमेट लेवल की सीक्रेट टेक्निक को क्रिएट करने की कोशिश करता है। लू फेंग एक नई सीक्रेट टेक्निक बनाने की कोशिश कर रहा था अपने इस फैंटम स्टार टावर से। यानी कि फैंटम स्टार टावर का मतलब है जो स्टार टावर लू फेंग ने खुद से बनाया, लेकिन ये जो स्टार टावर था ये बिल्कुल भी स्टेबलाइज नहीं था, ये बार बार फट जाता था। फेंग और ज्यादा केयरफुली स्टडी करता है सीक्रेट पैटर्न्स को, एक के बाद एक दिन बीतते जाते हैं। सडनली हम लोग को एक दिन देखने के लिए मिलता है लू फेंग का जो कॉम्प्रहेंशन था उसके अंदर एक क्वालिटेटिव चेंज देखने के लिए मिलता है। यानी कि फाइनली एक ब्रेक थ्रू लू फेंग का माइंड एंड विल था, वो फाइनली एक ऐसे लेवल के ऊपर पहुंच चुका था। यानी कि उसके अंदर इतनी ज्यादा समझ आ चुकी थी कि उसका अंदर एक छोटा सा ब्रेक थ्रू होता है। लू फेंग के जो 4 ब्रांचेस थे लाइफ एंड डेथ पाथ के, जैसे कि हेवन लाइट ब्रांच, ब्लड ड्रॉप ब्रांच, ट्रेवलर ब्रांच और इटर्नल ब्रांच, ये सडनली आपस में फ्यूज हो जाते हैं। यानी कि कुल मिला के जो लू फेंग का लाइफ एंड डेथ पाथ था ये पूरी तरीके से सेकंड लेवल के गॉड किंग रिलम के अंदर एंटर कर चुका था। इस तरीके से जो लू फेंग का डिस्ट्रक्शन, लाइफ एंड डेथ पाथ था, ये सारे के सारे सेकंड लेवल के ऊपर पहुंच चुके थे। ऐसे तो जो लू फेंग था उसने ऑलरेडी काफी सारी सेवरल अल्टीमेट लेवल की सीक्रेट टेक्निक्स को बना चुका था। इस चीज से लू फेंग काफी ज्यादा खुश था। वो हंसता है एंड कहता है जब वो 9-8 ब्रांच की फ्यूजन टेक्निक को बनाने की कोशिश कर रहा था तभी उसकी जो सोल है वो सेकंड लेवल के गॉड किंग रिलम को ब्रेक थ्रू कर गई। मतलब सोल ऑलरेडी उसकी गॉड किंग लेवल को सरपास कर चुकी है, यानी कि उसकी इंटेलिजेंस एक तरीके से। फेंग मनी मन सोचता है पता नहीं इस चीज के ब्रेक थ्रू के लिए इन्फिनाइट स्पेस ने उसे किस तरीके का रिवॉर्ड दिया होगा, क्योंकि आप लोगों को याद होगा कि इन्फिनाइट स्पेस तभी रिवॉर्ड देता है जब आप किसी नए पाथ को डिस्कवर करते हो। इस तरीके से लू फेंग ने अपने लाइफ एंड डेथ पाथ के ऊपर ब्रेक थ्रू करके एक नया पाथ ओपन कर दिया था। जो लू फेंग का अवतार होता है वो हम लोग को इन्फिनाइट स्पेस के अंदर देखने के लिए मिलता है, एक लेक के सामने जहाँ पे कोई भी मेंटल क्रिएचर नहीं था, वहाँ पे बस लू फेंग का अवतार था। इसके बाद जो लू फेंग होता है, लू फेंग का ये अवतार उठ के खड़ा हो जाता है एंड उस लेक के सामने कुछ मिस्ट्रीज को डेमोन्स्ट्रेट करना स्टार्ट कर देता है, जो कि अभी अभी उसकी समझ आई थी। लू फेंग के बॉडी के अंदर से कुछ लाइट की रेज बाहर आती है जो कि एक तरीके से उसकी ऑरा की तरह थी। एंड ये जो ऑरा था वो इतना था पावरफुल था कि इवन इसने इन्फिनाइट स्पेस के फंडामेंटल मेम्ब्रेन के अंदर भी काफ़ी सारे क्रैक्स क्रिएट कर लिए थे। फाइनली ये सारी की सारी जो लाइट होती है वो एक जगह पे कंडेंस होती है एंड एक ड्रॉप ऑफ ब्लड को फॉर्म करती है। फाइनली ये जो ड्रॉप ऑफ ब्लड होता है वो एक तरीके से एक स्टार के अंदर कन्वर्ट कर देता है एंड ये जो स्टार होता है ये धीरे धीरे करके रोल हो रहा होता है, ये स्काई को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर रहा होता है। कुछ ही टाइम के बाद ये जो स्टार होता है वो एक तरीके का एक डार्क एबिसिस के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि एक तरीके का डार्क होल जो कि अपने आसपास की सारी चीज़ों को डिवोर करने लग जाता है। लेकिन फाइनली ये जो डार्क एबिसिस होता है वो भी एक पॉइंट के ऊपर आके कोलैप्स हो जाता है एंड एक लाइट का पॉइंट बन जाता है। ये जो लाइट का पॉइंट होता है वो एक्सप्लोड होता है एंड चारों तरफ एक तरीके का एक डोमेन बना देता है, जिसके अंदर हम लोग को 4 ब्रांचेस देखने के लिए मिल सकती थी लाइफ एंड डेथ की। इसी के साथ लू फेंग को एक नोटिफिकेशन रिसीव होता है, ट्रायल प्रैक्टिशनर लू फेंग फ्रॉम ओरिजिन कॉन्टिनेंट, आपने लाइफ एंड डेथ डिस्ट्रक्शन पाथ के ऊपर अपना एक नया पाथ खोज लिया है, जिसके लिए आपको मिलता है 1 लाख रिवॉर्ड पॉइंट्स। आप इस पाथ के ऊपर सेकंड लेवल के ऊपर पहुंच चुके हो। आपको अगर इस पाथ के ऊपर आगे और ज़्यादा रिवॉर्ड पॉइंट्स चाहिए तो आपको इस पाथ को मास्टर करना पड़ेगा। लेकिन क्योंकि इस पाथ को मास्टर करने से पहले आपका जो मेंटल विल है वो ऑलरेडी ब्रेक थ्रू कर चुका है गॉड किंग लेवल के ऊपर, इसलिए आपको इस चीज़ के लिए भी रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलेंगे जो कि 1 लाख रिवॉर्ड पॉइंट्स है। एंड इस तरीके से गाइज लू फेंग को मिले थे कुल मिला के 2 लाख रिवॉर्ड पॉइंट्स। लू फेंग की जो मेंटल विल थी वो पूरी तरीके से आउटस्टैंडिंग थी, लेकिन उसके बाद भी एक मैसेज आता है कि जो उसकी विल है वो और ज़्यादा इंप्रूव कर सकती है। तभी लू फेंग को एक रिमाइंडर आता है कि अब से लू फेंग किसी भी क्रिएचर को नहीं मार सकता, यानी कि किसी भी मेंटल क्रिएचर को इस जगह पे मारना पूरी तरीके से प्रोहिबिटेड है। अगर लू फेंग ऐसा करता है तो लू फेंग को इन्फिनाइट स्पेस से बाहर फेंक दिया जाएगा। कुल मिला के जो लू फेंग था उसके पास थे टोटल रिवॉर्ड पॉइंट के तौर पे 2,84,193 रिवॉर्ड पॉइंट्स। एंड गाइस मैंने यहाँ पे 2 लाख इसलिए बोला क्योंकि मुझे लगता है यहाँ पे कोई प्रिंटिंग मिस्टेक हुई है, क्योंकि पहले से लू फेंग के पास 84,000 रिवॉर्ड पॉइंट्स के आसपास थे एंड अभी लू फेंग को 2 लाख रिवॉर्ड पॉइंट्स मिले तो कुल मिला के 2,84,000 होने चाहिए, लेकिन यहाँ पे 1,84,000 लिखा हुआ है। चाहे कुछ भी हो, जो लू फेंग था वो इस वक्त काफी ज्यादा खुश हो चुका था, क्योंकि इस वक्त उसे ऐसा लग रहा था जैसे कि वो अंबानी बन चुका हो। उसे ऐसा लग रहा था कि उसके पास अंधा पैसा है एंड अभी वो कुछ भी कर सकता है। हमेशा से उसे इन्फिनाइट स्पेस के अंदर काफी ज्यादा गरीबों वाली वाइब आती थी। उसने काफी ज्यादा कम पैसे इस्तेमाल किए थे इन्फिनाइट स्पेस के अंदर, जैसे कि उसने अगर इन्फिनाइट स्पेस से कुछ खरीदा था तो वो था एक लोटस हार्ट सीट एंड डिस्ट्रक्शन स्केल्स, जो कि प्राइमरीली उसके सेकंड लेवल के गॉड किंग लेवल के इनहेरिटेंसेस के ऊपर फोकस करती थी। सारी जो चीजें थी वो इतनी ज्यादा महंगी नहीं थी। लू फेंग अपने आप से कहता है अब से वो किसी भी मेंटल क्रिएचर को नहीं मार सकता, तो
कुल मिला के रिवॉर्ड पॉइंट्स को अर्न करने का उसके पास बस एक ही तरीका है कि वो अपने इस पायनर पाथ को कंटिन्यू करे एंड अपने विंटल व्हील को और ज़्यादा एडवांस कर सके। कुल मिला के जब वो कम्प्लीटली मास्टर कर लेगा लाइफ एंड डेथ पाथ को, तब शायद से उसको रिवॉर्ड मिलेगा। लू फेंग को एक चीज़ समझ नहीं आ रही थी, क्या वो मेंटल व्हील के ऊपर और ज़्यादा आगे बढ़ सकता है, क्योंकि जो लू फेंग का माइंड था वो ऑलरेडी एक ऐसे पॉइंट के ऊपर पहुंच चुका था जहाँ पे उसे आगे कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। लेकिन फिलहाल के लिए लू फेंग इन सब चीज़ों के बारे में ज़्यादा नहीं सोचता एंड वो फिलहाल इस वक्त सोच रहा था अपने रिवॉर्ड पॉइंट्स के बारे में, यानी कि वो तुरंत ट्रेजर वोल्ट को ओपन करके देखने लग जाता है कि इस वक्त उसके लिए किस तरीके के जो ट्रेजर्स है वो अनलॉक हो चुका है। लू फेंग होता है वो तुरंत परफेक्ट लेवल के इनहेरिटेंस को देखने लग जाता है। इसके जो सेकंड लेवल के गॉड किंग लेवल का चैप्टर है उसको खरीदने के लिए लू फेंग को चाहिए 10,000 रिवॉर्ड पॉइंट्स। लेकिन अगर इसके आगे वाला चैप्टर चाहिए था यानी कि अल्टीमेट लेवल का चैप्टर, तो उसके लिए लू फेंग को पता नहीं कितनी कीमत चुकानी पड़ रही थी, लेकिन जितनी भी चुकानी पड़ रही थी उतनी कीमत लू फेंग के पास नहीं थी। यानी कि आप देख सकते हो कि पहला चैप्टर तो 10,000 रुपए में मिल रहा है लू फेंग को, लेकिन दूसरा चैप्टर इतना था महंगा है कि वो अभी तक लू फेंग की स्क्रीन के ऊपर शो तक नहीं हो रहा, बल्कि लू फेंग के पास 2 लाख से ज्यादा रिवॉर्ड पॉइंट्स है। इसके बाद लू फेंग को एक मैसेज रिसीव होता है कि इन्फिनाइट स्पेस के प्रैक्टिसिंग मॉडल के हिसाब से जो अल्टीमेट लेवल का चैप्टर है उसकी जो कॉस्ट होगी वो किसी भी नॉर्मल सेकंड लेवल के चैप्टर से 20 टाइम ज़्यादा होगी। कुल मिला के जो लू फेंग था वो इमेजिन नहीं कर पा रहा था कि ये कितना ही ज़्यादा महंगा होगा एंड आखिर ऐसा भी कोई पर्सन है जो कि इन सब चीज़ों को एक्सचेंज कर सके। उसके बाद जो लू फेंग होता है वो ट्रेजर वोल्ट की तरफ देखने लग जाता है, क्योंकि लू फेंग ट्रेजर्स के लिए थोड़ा बहुत एक्साइटेड था जब से उसने एम्परर क्वीन से कुछ ट्रेजर्स के बारे में बातें सुनी थी, जैसे कि जो ट्रेजर्स 1 लाख रिवॉर्ड पॉइंट्स के आसपास आते हैं वो ट्रेजर्स लू फेंग को मदद कर सकते हैं केज के बाहर। इसलिए जो लू फेंग होता है वो कुछ टॉप रैंक के ट्रेजर्स को देखने लग जाता है, जिसके अंदर एक स्वॉर्ड थी जो कि थी लगभग 1,80,000 रिवॉर्ड पॉइंट्स की। एंड ये जो स्वॉर्ड थी इसे पूरी तरीके से हुनयान एंसेस्टर के कॉप्स के थ्रू रिफाइन किया गया था। इसे कोई भी कल्टीवेटर जो कि थंडर, डिस्ट्रक्शन या फिर मटेरियल पाथ को यूज़ करता हो या फिर प्रैक्टिस करता हो वो इसका इस्तेमाल कर सकता है। ये इवन उन्हें इसके थ्रू बाहर जाने के लिए भी मदद करेगी। लेकिन वहाँ पे एक रिमाइंडर था कि इस तरीके के जो ट्रेजर्स है वो सबसे ज़्यादा अच्छे हैं सोर्स वर्ल्ड के अंदर, लेकिन जब आप इन्हें सोर्स वर्ल्ड के बाहर लेके जाओगे तो ये काफ़ी ज़्यादा ट्रबल कॉज कर सकता है। वहाँ पे एक और ट्रेजर था जिसका नाम था टाइम स्पेस मिरर एंड इसकी भी कीमत 1,80,000 रिवॉर्ड पॉइंट्स के आसपास थी। एंड इस मिरर की मदद से कोई भी पर्सन अपनी मेमोरीज को हमेशा से रिकॉग्निट कर सकता है, चाहे फिर वो किसी भी सोर्स वर्ल्ड के अंदर क्यों ना चले जाए। यानी कि ओरिजिन कॉन्टिनेंट को छोड़ के अगर लू फेंग किसी और सोर्स वर्ल्ड के अंदर जाता है तो उसकी पावर्स उसी तरीके से इंटैक्ट रहेगी। ये जो ट्रेजर था ये सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल था स्पेस टाइम पाथ वाले बंदों के लिए, बाकी के जो अल्जर पाथ के लोग हैं उन लोगों के लिए ज़्यादा फायदेमंद नहीं होगा। इस वक्त जब लू फेंग इन सारे रिवॉर्ड्स को देख रहा था तो वो काफ़ी मन ही मन पागल हो रहा था, क्योंकि उसे अभी तक लग रहा था कि वो काफ़ी ज़्यादा अंबानी बन चुका है। लेकिन जब वो इन सारी चीज़ों की कीमत देख रहा था तो उसे ऐसा फील हो रहा था कि अभी तक उसने जितने भी पैसे कमाया ये सारे के सारे पैसे बस एक रिवॉर्ड या फिर एक ट्रेजर को खरीदने में ही खत्म हो जाएंगे। चाहे कुछ भी हो जाए उसे इन रिवॉर्ड पॉइंट्स को काफ़ी ज़्यादा संभल के इस्तेमाल करना पड़ेगा। उसके बाद जो लू फेंग होता है वो काफ़ी सारे ट्रेजर्स को देखता रहता है। फाइनली लू फेंग एक जगह पे रुकता है जो कि था 34 रैंक का ट्रेजर। एंड जो ट्रेजर था इस ट्रेजर को एक्सचेंज करने के लिए लू फेंग को चाहिए थे 1,20,000 रिवॉर्ड पॉइंट्स। एंड ये ट्रेजर और कोई नहीं है, आई ऑफ लाइफ एंड डेथ था। एंड ये कुछ दिखने में वैसा ही था जो कि लू फेंग ने ड्रीम रिलम के अंदर देखा था, जिसे देखने के बाद लू फेंग की चड्डी गीली हो गई थी एंड वो काफ़ी टाइम तक सदमे में चला गया था। लेकिन ये जो आई थी ये रियल थी, ये एक रियल आई थी जिसे एक कंप्लीट कॉप्स यानी कि वर्ल्ड लेवल के हुनयान बीइंग के थ्रू रिफाइन किया गया है। एंड ये जो आई है इस आई का इस्तेमाल करते हुए कोई भी पर्सन अपने लाइफ फोर्स एंड डिस्ट्रक्शन की वीकनेस से इसको कम कर सकता है। कुल मिला के जो भी लाइफ एंड डिस्ट्रक्शन पाथ को फॉलो करता है वो लोग इस चीज़ से काफ़ी ज़्यादा फायदा उठा सकते हैं। लेकिन इस ट्रेजर को भी सोर्स वर्ल्ड के बाहर नहीं लेके जाया जा सकता। इस ट्रेजर को देखते ही जो लू फेंग की आंखों के अंदर एक अलग सी चमक जलने लग जाती है। बाकी के जितने भी हाई रैंकिंग के ट्रेजर्स थे वो भले ही लू फेंग को थोड़े बहुत सूट करते हो, बट वो पूरी तरीके से लू फेंग को सूट नहीं कर रहे थे, क्योंकि आइदर वो डिस्ट्रक्शन के ऊपर फोकस करते थे या फिर लाइफ पाथ के ऊपर। ये वाला जो ट्रेजर था ये लू फेंग के लाइफ एंड डेथ दोनों पाथ को सूट कर रहा था। इसी जगह के ऊपर गाइस ये चैप्टर होता है खत्म। एंड इसी के साथ मैंने सारे के सारे चैप्टर्स कवर कर लिए जो कि आज के करंट टाइम तक अपलोड हुआ है। होप करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा एंड गुड नाइट।